60 साल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत रहस्यों के घेरे में लिपटी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। सर 75 साल हो गए, आज भी नेताजी की डेथ एक रहस्य क्यों है? क्यों भारत के सीने पर एक बोझ बना हुआ है? क्यों हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं? तो ये सरकार ने और सरकार के सपोर्टर्स जो लोग थे, जो सिस्टम में जो लोग बैठ गए थे आकर के, जिनको सुभाष बोस पसंद नहीं थे या जिनकी श्रद्धा सरकार वालों की तरफ में थी, उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की। तो सर इनकी डेथ की थ्योरी क्या है फिर? कोई कहता है कि प्लेन क्रैश में हुई, कोई कहता है प्लेन क्रैश थ्योरी मतलब झूठी है। देखिए ऐसा है कि ये जब मैंने इस केस में जो मेरा आना हुआ है एज ए पत्रकार के तौर पे हुआ था साल 2001 में। 7 और 9 अगस्त को जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे वो एटम बम बने थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें दुनिया में 2 अलग अलग ब्लॉक बने थे, एक अपना एलाइड ब्लॉक, एक एक्सिस ब्लॉक। तो एलाइड ब्लॉक में थे अंग्रेज और अमेरिकन, और एक्सिस में थे आपके जर्मनी, जापान और इटली। कि जापान डॉक्यूमेंटेशन में इतना स्ट्रांग था और नेताजी उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़े रहे, तो प्लेन क्रैश के बाद उनके पास एक भी नेताजी की क्लियर फोटो रही तो साजिश थी कि कोई वेल प्लान था। अब ये साजिश की जो आप बात कर रहे हो या इसका तो ये आगे इन्वेस्टिगेशन में आपको चलना पड़ेगा। तो आपको अगर दिखाना है, सीरियस दिखाना है आपको, अगर रशियंस को ये बताना है कि आप सीरियस हो, तो आपका बड़ा आदमी पूछेगा ना, विदेश मंत्री किस लिए जाता है रशिया के अंदर? मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब को नचवाने के लिए वहाँ जाते हैं क्या? हम जब मोदी जी से मिले थे, पिताजी के परिवार के लोग और मैं और मेरे दोस्त और बाकी सोचे साल 2015 में, तो हमने उनको ये बात बोली कि ये आपको पुतिन जी से सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातचीत करनी चाहिए। ये मुद्दा छोटे लेवल का नहीं है, ये बड़े लेवल का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है आपका अध्याय के एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ का जो रहस्य है उसे सुलझा रहे हैं अनुराधा सर के साथ। कैसे हुई उनकी डेथ, क्या रहस्य था? क्या उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी या रूस में हुई थी? क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? इतने सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें हमारे इस पॉडकास्ट में जानेंगे। आपको ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखना है, तभी आप ये जो रहस्य इसको समझ पाएंगे। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अनुरुद्ध सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्याय पॉडकास्ट चैनल में। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बताइए सर, आपकी परमिशन से पॉडकास्ट शुरू करें? नहीं बिल्कुल नहीं, परमिशन मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एक के बाद एक पॉडकास्ट हो, बिना परमिशन के भी स्टार्ट किया जाए। मैं तो इतना इच्छुक हूँ कि ये ऐसा मीडियम मेरे हाथ में लगा है कि जिसकी मतलब मैं इतने साल तक ये रिसर्च कर रहा हूँ अपने केस में लेकर के, कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो परमिशन के बिना भी आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो मुझे। बिल्कुल। सर 75 साल हो गए, आज भी नेताजी की डेथ एक रहस्य क्यों है? क्यों भारत के सीने पे एक बोझ बना हुआ है? क्यों हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि 75 से ज़्यादा हो गया, लेकिन इशू ये हो गया कि उसका कारण ये होता है ना कि वो न्यूटन का जो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ मोशन की, वो थर्ड एक लॉ होता है कि आप जितना प्रेशर लगाएंगे तो उल्टा प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सरकार ने और सरकार के सपोर्टर्स जो लोग थे, जो सिस्टम में जो लोग बैठ गए थे आकर के, जिनको सुभाष बोस पसंद नहीं थे या जिनकी श्रद्धा सरकार वालों की तरफ में थी, उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की। और वो शायद उल्टा पड़ गया कि वो दबा नहीं पाया, और ये इशू इनफैक्ट काफ़ी गवर्नमेंट की फाइलों में ये मेंशन है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये इशू मरता क्यों नहीं है। तो उसका आंसर ये है कि मरता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों के तो दिमाग में सुभाष बोस के नाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन आम जनता जो है रिस्पेक्ट करती है उनकी काफ़ी, तो वो उनका एक अटैचमेंट है, वो उनका एक बहुत बड़े हमारे फ्रीडम पर, हमारे देश के बहुत बड़े आइकन हैं हमारे कंट्री के। मेरा मानना है कि वो फादर ऑफ नेशन वही थे अगर किसी को बोलेंगे तो। वैसे वो टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, लेकिन उनका जो दर्जा था वही था जो अमेरिका में वाशिंगटन का था। तो लेकिन अब ये इशू ये है कि जिस आदमी की हम लोग बात कर रहे हैं वो 1940 में आखिरी बार भारत में देखा गया। 40 में वो उनके मेरे ख्याल से कहा जाता है कि दिल्ली के पास में एक जगह है, यहाँ उनका आखिरी लेक्चर हुआ था। मुझे किसने बोला मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो उन्होंने उनका आज़ाद हिंद ग्राम उन्होंने बनाया उसका यहाँ पे। ये दिल्ली हरियाणा के बीच में पड़ता है जगह, मुनका विलेज जो है वो। अच्छा। और सो साहिब सिंह वर्मा जी जो उनके चाचा जी आईएनए में थे, तो उन्होंने बनवाया वहाँ पे कि तो सब कहा जाता है कि सुभाष बोस का आखिरी लेक्चर पब्लिकली यहाँ हुआ था। उसके बाद 40 में आके आखिर में या टाइम बीच में आकर के उनको जेल डाल दिया गया।
तो फिर उनके कोई लेक्चर नहीं है, और 41 के शुरुआत में वो देश से निकल गए थे बाहर। तो ये इंसान 40 में, आप कह सकते हैं कि 1940 की बात कर रहे हैं कि इसको देश में आखिरी बार देखा गया। हुँ। हम जिस समय में रह रहे हैं, आज के दिन में लोग मनमोहन सिंह भूल चुके हैं। तो जिस समय में लोग को 4-5 साल पहले की बात याद नहीं रहती। बिल्कुल, आप बात कर रहे हो 1940, आप 40 सपने में नहीं सोच सकते कि 40 की बात क्या है, मतलब क्या? बिल्कुल। तो वो आदमी वहाँ देखा गया, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने अंग्रेज़ों के ज़माने में इसकी सेंसरशिप लगा दी कि इस आदमी की बातचीत ज़्यादा ना हो, इसको पब्लिसिटी ना मिलेगा, कि जितनी पब्लिसिटी मिलेगी उतना हमको नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा क्यों? वो उसको, उनका पोटेंशियल था उनको थ्रेट करने, उनको उनको उन उनसे उनको लगता था कि ये आदमी में ये खतरनाक है हमारे लिए, अंग्रेज़ों के लिए, हमारे ब्रिटिश राज को ये मतलब ये प्रेशर, मतलब ये इनकी पोटेंशियल है हमें डैमेज करने का। तो उनको उस वजह से वो उनको कि पब्लिसिटी मत दो, पब्लिसिटी जब नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उसको लोग नहीं जानेंगे। तो वो पॉलिसी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में इंडिपेंडेंस के बाद भी रही कि इसको पब्लिसिटी मत दो इस आदमी को। क्योंकि ये पब्लिक पे बहुत पॉपुलर है, और ज़्यादा पब्लिसाइज़ करेंगे तो सारी चीज़ें खुलेगी। बिल्कुल। तो सरकार ने ये, और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग जो इतिहासकार टाइप लोग होते हैं, जिनका नौकरी जो होती है गवर्नमेंट पे चलती है, ये तो इन लोगों के दिमाग में फितूर बैठा हुआ है कि इतिहासकार कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। या तो हो सकता है कि वो किसी तंज़ीम से जुड़ जाए कि मैं फलाँ-फलाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हूँ और मेरा संबंध जो है लेफ़्ट के साथ में है। अदरवाइज़ सरकारी जो 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 लोग इतिहासकार जो होते हैं, वो नौकरी सरकार की करते हैं। अगर वो सरकार के साथ मिलके काम करेंगे तो उनको अच्छी प्रमोशन मिलेगी, बड़ी-बड़ी जगह पे जाएँगे, विदेश में उनको बिठा दिया जाएगा, उनके बच्चों को भेज दिया जाएगा। तो इतिहासकार वही बोलेगा, तूती बजाएगा गवर्नमेंट की, वो कोई करेक्ट। इंडिपेंडेंट नहीं होता, खासकर हमारे देश में तो है नहीं। तो ऐसे ही ये लोगों के दिमाग में हुआ है कि इतिहासकार है तो उसकी भी लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। तो सरकार और सरकार के सिस्टम ने इस पूरे इंसान को, पूरे इसके बारे में बातचीत को दबाया। लेकिन डीप डाउन लोगों को मालूम था कि रियलिटी इसकी है कि भारत आज़ाद इसकी वजह से हुआ था, सुभाष बोस की वजह से, हुँ। और इनकी डेथ को लेके मिस्ट्री है। तो सरकार के सारे जो जो इन्होंने जो कोशिश की दबाने की, वो शायद कहीं न कहीं फ़ेल हो गई। अब उल्टा पड़ गई कि लोगों में इंटरेस्ट जो है वो अभी तक सस्टेन है। तो मेरा मानना है कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ इन पे लग गया कि इन्होंने दबाया, वो उल्टा इनके ऊपर पड़ रहा है आकर के। हुँ। ये आपको दबाने की जो आपकी सारी प्लानिंग फ़ेल हो गई, और लोग, और ख़ासकर मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो यंग लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। और मैं अपने लेक्चर देने जाता हूँ, तो मैंने तो सारे आईआईटीज़ वगैरह में लेक्चर दिए हैं, अपने आईआईएम में भी गया। वो उनको सबको बहुत इंटरेस्ट है, वो बैठ के 2-2 3-3 घंटे सुनते हैं उनके बारे में। तो मैंने ये सेशंस इतने किए उनको लेकर के कि आप कश्मीर से लेकर के केरला तक, और अमेरिका में आपका लॉस एंजल्स से लेके न्यूयॉर्क तक, आप जहाँ भारतीय समाज के लोग हैं, देश-विदेश में, आप उनको बिठा करके आप, वो लोग सुनने को राज़ी हैं, बातचीत करने को राज़ी हैं। सिर्फ़ हाँ, ये कि बुड्ढों को और सरकार के लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो एक प्रॉब्लम है, वो एक अलग चीज़। बिल्कुल। तो सर इनकी डेथ की थ्योरी क्या है फिर? कोई कहता है कि प्लेन क्रैश में हुई, कोई कहता है प्लेन क्रैश थ्योरी मतलब झूठी है। तो फिर बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं जापान से रसिया चले गए। मतलब करेक्ट अगर देखा जाए किसी को बताना चाहें आप पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी ऑडियंस को तो इनकी क्या थ्योरी है डेथ देखिए, की? आता है कि ये जब मैंने इस केस में जो मेरा आना हुआ एक एज़ ए पत्रकार के तौर पे हुआ था साल 2001 में। तो मैं जब इसमें केस में आया, तो उसके बाद हमने कुछ इंक्वायरी वगैरह करी हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ़ पे, मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया, और मैंने अपनी किताब लिखी पहली बार साल 2000। मेरी किताब आई थी पहली 2005 में। मैंने 4 में लिखी होगी, 5 में आई थी, 5 की शुरुआत में, बैक फ्रॉम डेड। तो मेरे से पहले जब मैंने वो किताब लिखी, या वो समय जो काल की बात कर रहा हूँ, लोगों का जो सोचने का तरीका एग्ज़ैक्टली ये था जो आपने अभी बताया, कि अलग-अलग थ्योरियाँ थी और लोग बिल्कुल, कन्फ्यूज़ थे कि ये हो गया, वो हो गया किसको करके, सच किसको माने? सच माने, और एक नहीं 4, 5, 8, 10 थ्योरियाँ थी करके। हुँ, तो मैंने उसके बाद में मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया उस किताब में, हुँ, और वो फ्रेमवर्क अभी बिल्कुल मेनस्ट्रीम हो चुका है। हुँ। इतना मेनस्ट्रीम हुआ कि जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो भी मेरे फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। अच्छा। कि गाली आप मुझे दे रहे हैं, हुँ, लेकिन आप मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो मेरा उस पे है नहीं, लेकिन मेरे ही आइडिया को आप यूज़ चोरी कर रहे हो, चोरी कर कर रहे रहे हैं। तो हो। मेरा ही चोरी करके वो सारे मेरे ही बना करके मुझे ही गाली दे रहे हैं। तो मैंने लोगों को ये बेसिक चीज़ समझाई उस टाइम पे, और किताब में लिखा भी कि अलग-अलग थ्योरी है, लेकिन आप कोई भी चीज़ को कोई बोलेगा मैं विश्वास नहीं करूँगा, उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो बिना एविडेंस की गाड़ी चलती नहीं है। किसी के कहने पे कि मेरे चाचा ने कहा, मामा ने कहा कि मेरा चाचा आईएनए में था, ये ऐसे हिस्ट्री और ऐसे ऐसे रिसर्च नहीं होती है, ठीक है? तो वो उसमें था कि आप उनका मैंने बोला कि ये एविडेंस पार्ट टू से अगर आप जाएँगे तो 3 थ्योरी आपके सामने आती। इसका मतलब ये कि बाकी थ्योरियों को आप
अपना टाइम ना लगाएं, वो बेकार का फालतू की चीज़ें हैं। तो वो 3 थ्योरी में से पहली थ्योरी जो है कि सुभाष चंद्र बोस की दो, जब आपने बोला कि प्लेन क्रैश में जो ऑफिशियल थ्योरी है, जिसको हमारा सरकार भी सपोर्ट करती है, जिसको इतिहासकार भी सपोर्ट करते हैं, जिसको काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, जो उनकी फॉर्मल थ्योरी या विकिपीडिया में जाओगे तो कि सब सुभाष बोस प्लेन क्रैश में, ये आज एक कंट्री है जिसका नाम आजकल ताइवान है, उस ज़माने में उसका नाम फॉर्मोसा था। ताइवान में ताइपे शहर, जो आजकल का ताइपे है, उस ज़माने में उसका नाम ताइहोकू था, जापानीज़ नेम। तो ताइपे शहर में, ताइवान में 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश होता है, और प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की और एक जापानी जनरल की और कुछ और लोगों की मौत हो जाती है, हाँ जी, और कुछ लोग बच जाते हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी प्लेन क्रैश की थ्योरी है जो करे। दूसरा, जो काउंटर में जो लोग इसको नहीं मानते थे, और ये लोग पहले से हैं, मेरे तो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है उस ज़माने से ही। तो लेकिन जो लोग नहीं मानते उसमें से जो डोमिनेंट व्यू जो है, जो मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट कम से कम जब मैं एक्टिव हुआ था 99% लोग का ये मानना था दिल्ली शहर में, जो ये कहते थे कि सुभाष बोस नहीं मरे प्लेन क्रैश में। वो ये बोलते थे कि ये प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो रूस में थे बाद में, 45 के बाद में। बिल्कुल बोलते हैं। और इनको वहाँ पे, और ये लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, वो सुब्रह्मण्य स्वामी जी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अपने जनरल जीडी बख्शी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि रूस में ये सुभाष चंद्र बोस, कोई उनको साइबेरिया के किसी वो जो कैंप में अरेस्ट करके रखा हुआ था, और वहाँ पे कहते हैं कि पंडित जी के कहने पे जो स्टालिन है वहाँ का, जो डिक्टेटर था वहाँ पे रशिया का, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मरवा दिया। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि वो बोलते हैं कि थ्योरी थी कि नेताजी ने जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो प्लेन क्रैश की थ्योरी थी, बोलते हैं कि झूठ है। तो फिर वो जापान से रसिया क्यों गए? और रसिया के उस टाइम पे मैं तो उस पे आता हूँ, हाँ, वो उसमें आता हूँ। उसमें ये कि वो पहले तो प्लेन क्रैश, दूसरी कहानी है रशियन वाली, हाँ, और जो तीसरी कहानी है वो कहते हैं कि साहब वो कोई साधु महात्मा बन गए थे, तो उसने हाँ, करते-करते वो गुमनामी बाबा भी बिल्कुल, बन गए। बिल्कुल। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आपके पास में अब ये 3 ऑप्शन है, तो सच्चाई इन तीनों में से कोई एक है। मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू है, मैं जो अपना एविडेंस दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। लेकिन अब ये जो फ्रेमवर्क बन गया, तो अब सब लोग इसी फ्रेमवर्क में चलते हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरा टीवी में मेरा प्रोग्राम चल रहा था किसी में, तो वहाँ पे नेताजी की लड़की, मैं और अमीश, जो बहुत बड़े अपने ऑथर हैं, वो थे। तो जो एंकर हैं उन्होंने भी टाइम्स नाउ के सवाल यही पूछा भी 3 थ्योरी हैं करके। मैंने कहा जी मेरी थ्योरी है, आप मुझे बता रहे हो। हाँ, और बताइए। आप, और वो इतना मशहूर हो गई कि आज उनके सामने उनके मुँह के फैमिली वालों को बोलना पड़ रहा है उसके बारे में। पहले तो ये इग्नोर करते थे उसको दिखाने के लिए पब्लिक में कि हमें नहीं पता। पता था लेकिन इग्नोर करते थे। अब उनको बोलना पड़ रहा है। तो अब अभी जो जाने-माने हिस्टोरियन भी हैं उनको भी बोलना पड़ता है। ठीक है, वो उसको डिसमिस करें लेकिन उनको बोलना पड़ता है। तो ये 3 थ्योरियाँ हैं करते-करते ये आपके सामने, तो हम सारी डिस्कशन इन 3 थ्योरी के ऊपर है आज का। सर वो 3 थ्योरी प्लीज़ बनवाइए, 3 थ्योरी, बताइए। प्लेन क्रैश की थ्योरी आपको मैंने बताया, प्लेन क्रैश की थ्योरी में जो वो आता है उसमें जो, अगर आप थ्योरी पे चलेंगे उनकी, जो थ्योरी क्या बोलती है, वो थ्योरी है कि आपके 22 अगस्त 1945 की शाम को जापान के रेडियो में अनाउंसमेंट होती है कि 18 अगस्त सन 45 को एक प्लेन क्रैश हुआ ताइपेई, ताइवान में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जनरल शिडई मर गए, लेफ्टिनेंट जनरल शिडई, और उसमें कुछ और जापानियों के नाम भी मर गए, मतलब उसमें नाम नहीं दिया, 2 ही नाम थे, शिडई का और सुभाष बोस का। और सुभाष बोस का जो एडीसी था हबीबुर रहमान, वो उस प्लेन क्रैश में बच गया, ठीक है। लेकिन मोटा-मोटा जो था कि उसमें 3-4 जापानी मरे थे, और यहाँ पे एक हिंदुस्तानी ये था, और वो उनकी वहाँ डेथ हो गई। तो ये स्टोरी स्टार्ट वहाँ से होती है। तो बाद में करते-करते क्योंकि इसमें इतना मटेरियल है उसके ऊपर, क्योंकि उनको पकड़ा गया, उनकी इंटरोगेशन है, रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, प्लान ठमकाना करके मिला हम लोग के। तो बेसिकली ये स्टोरी निकल के आई कि जो ऑफिशियल वर्ज़न जो था उनका, जो जापानी ने बोला या जो हबीबुर रहमान ने वर्ज़न दिया, कि जैसे हमको पता है कि 7 और 9 अगस्त को जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे बम, वो एटम बम बने हाँ, थे। गिरा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें दुनिया में 2 अलग-अलग ब्लॉक बने थे। एक अपना एलाइड ब्लॉक, एक एक्सिस ब्लॉक। तो एलाइड ब्लॉक में थे अंग्रेज़ और अमेरिकन, और एक्सिस में थे आपके जर्मनी, जापान और इटली। और जो भारत के लोग थे तब भी और आज के दिन भी, पता नहीं क्या अजीब किस्म की यहाँ पे बेशर्मी है कि हम लोग एलाइड के फ़ेवर में हैं। तो एलाइड जो था हमारी कंट्री को आज़ाद कराने के फ़ेवर में नहीं था। जो उनका, जैसे अंग्रेज़ों का जो प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल, उसने हमें गालियाँ दी हैं लिटरली। लेकिन यहाँ पे ऐसी चमचागिरी की ऐसी हद हो गई है, ख़ासकर हमारे साहबों के बीच में, कि ये लोग उसी को सपोर्ट करते हैं आज तक। तो वो आपके फ़ेवर में, हमारे फ़ेवर में इंडिपेंडेंस के नहीं था। लेकिन जर्मनी और जापान ये आपको इंडिपेंडेंस में सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो ये तो हमारे, आप कह सकते हैं कि उसमें कांग्रेस में उस टाइम पे थोड़ा-सा वो हुआ कि गांधी जी तो थे अंग्रेज़ों के फ़ेवर में थे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो ये फिर ये बच के बाहर चले गए और ये जर्मनी चले गए। जर्मनी में हिटलर ने उनको बोला कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मेरी आर्मी आपके किसी बॉर्डर के पास में नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि आप थोड़ी मदद, उसने वहाँ काफ़ी करी, लेकिन उसने फिर उनको यहाँ भेज दिया साउथ ईस्ट एशिया में। तो जापानीज़ के साथ मिल कर के वो
एक उन्होंने आईएनए पहले बनाई थी, लेकिन वो फेल हो गई कि उनकी लीडरशिप में इतना मादा नहीं था। सुभाष बोस ने आकर के उसको फिर से रिवाइव किया और एक उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार डिक्लेयर कर दी। उस गवर्नमेंट को 5-7 कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ भी कर दिया और वो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो अगले 1.5 साल तक और करते अब वो क्या था कि ये जो हम जब बातचीत करते हैं ये खा के मैं ये क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा कि खासकर यंग लोग हैं। भारत में ना जुमले देने की और मतलब ना लंबी छोड़ने की हमको आदत है। बिल्कुल। ये हमारे खून में है कि हम लंबी-लंबी छोड़ते हैं बैठ कर के। तो एक लंबी छोड़ एक ये भी निकल के आती है कि हम जब बातचीत करने का तरीका होता है या जुमला दिया जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 1965 की वॉर हुई, तो हम लोग इनको सारे गधे-घोड़े बराबर कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 1965 की वॉर, 1971 की वॉर और कारगिल की वॉर और 1947 की वॉर आप सबको मिला भी दोगे ना, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के सामने स्कूल की पिकनिक है वो। बिल्कुल। उसका जो स्केल था, वो बहुत बड़ा था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में और किसी चांदनी चौक की दुकान में बहुत फ़र्क बहुत होता फ़र्क है। है। है दोनों बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल। इस तरह के आप जुमले मार करके ना लोग कन्फ्यूज़ करते हो कि उसका स्केल बहुत बड़ा था। हम 10 दिन से ऊपर लड़ने की क्षमता हमारे में है नहीं। हमारा हथियार ही खत्म हो जाता है। तो लड़ाइयाँ सारी हमारी 10 दिन में खत्म हो जाती हैं कि उसके बाद टंटा गोल हथियार खत्म फिर माँगने पड़ते हैं दूसरी कंट्री से। सेकंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष चंद्र बोस वगैरह 1-1 डेढ़ साल तक लड़ते रहे। ठीक है ना? जापान जो था उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो 4-5 साल तक लड़ता रहा। एयरक्राफ्ट कैरियर बनता था जापान उस ज़माने में। उस ज़माने में वो टैंक बनाते थे। कंपनी है जिनका आप नाम दे रहे हैं मित्सुबिशी कंपनी के फाइटर प्लेन बनते थे। वो तो बाद में बेचारे हार गए तो ये बैठ के बैटरियाँ बना रहे हैं बैठ करके वो लोग। छोटे-छोटे काम करने पड़ रहे हैं उनको। तो ये लोग पूरा सिस्टम है। तो उस पूरे माहौल में एक बहुत बड़ा जो चेंज ये आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि अमेरिका कूद गया, वो पर्ल हार्बर हुआ था। मेरे ख़्याल से आज कल ही उसकी डेट थी। हुँ। तो अमेरिकन्स ने जापान पे बहुत अटैक आज अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, जापान तो उसके सामने बिल्कुल मतलब कहाँ अमेरिका और कहाँ जापान। तो अमेरिका ने जब अटैक किया करते-करते आखिर में वो एटम बम फाड़ दिया। किसी को पता था नहीं क्या चीज़ एकदम से निकाल ली उन्होंने, बिल्कुल ही टॉप सीक्रेट था। एटम बम जब फटे तो जापान ने 15 अगस्त सन 47 को ये बोला कि हम सरेंडर करने वाले हैं। हम सरेंडर करने की अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम नहीं लड़ सकते। तो ये जो सुभाष बोस की जो खबर दी जाती है मरने की, उसमें ये बोला जाता है या जो लोगों ने कहा, खासकर हबीबुर रहमान ने बोला या बाकी लोगों ने बोला कि नेताजी के सामने अब ये प्रॉब्लम थी कि अब जापान की मदद से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जापानीज़ ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया। तो अब हम क्या करें? हमें क्या करना है? तो बोला हमें भी सरेंडर करना पड़ेगा। हुँ। लेकिन हम सरेंडर कैसे करें? उनकी पूरी गवर्नमेंट चल रही है। वो गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। उनकी अपनी कमांड में बहुत से लोग हैं। बहुत सी लड़कियाँ थी वो रानी झांसी ब्रिगेड वाली, उनको बड़ी उनको चिंता थी इनका क्या होगा? हमारे फौजी हैं, ये कहाँ हैं? सरेंडर करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रॉपर प्रोटोकॉल माने जाते हैं ना। बिल्कुल। तो जब ये डिस्कशन चल रही थी वहाँ पे कि भी हम क्या करें? हम कैसे करें? हुँ। तो जापानीज़ ने उनको ये बोला कि भई हम जो उनके साथ में जो जापानी अफ़सर थे, लेफ्टिनेंट जनरल लिसोदा वगैरह कि हम आपको इसमें अभी कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये टोक्यो से डिसाइड होगा। इतना बड़ी तबाही आ गई कि हम लोग यहाँ डिसाइड करने के लायक नहीं हैं अब। तो आपको टोक्यो जाना पड़ेगा। बोला कि कम्युनिकेशन भी हमारा नेटवर्क टूट गया है, तो आपको टोक्यो जाना पड़ेगा। तो ये जो जापान ने जो रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो टोक्यो जा रहे थे, ये डिस्कशन करने हुँ। और वो वापस आ जाते बाद में डिस्कशन करके और वो अपना एग्ज़ीक्यूशन जो करना था कर देते अपना आप कि हमने क्या करना है। लेकिन वो टोक्यो जाते टाइम में प्लेन क्रैश हुआ और उसमें डेथ हो गई उनकी। और तो ये इस घटनाक्रम में ये स्टोरी निकल के आती है और इस स्टोरी को जापान ने इस तरह से बताया। सर इसमें एक और क्वेश्चन था कि जापान डॉक्यूमेंटेशन में इतना स्ट्रांग था और नेताजी उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़े रहे। तो प्लेन क्रैश के बाद उनके पास एक भी नेताजी की क्लियर फ़ोटो नहीं, जी, तो साजिश थी कि जी, कोई बेल जी, प्लान था? जी, अब ये साजिश की जो आप बात कर रहे हो या इसके बाद ये अब ये आगे इन्वेस्टिगेशन में आपको चलना पड़ेगा ना। जैसे दिल्ली में कोई केस होता है, जैसे हमारे यहाँ पे एक बड़ी अजीब-सी बात है कि कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा अगर मर जाता है, तो पुलिस उसकी हज़ारों इंक्वायरियाँ करती है, ठीक है ना? उसके पूरे खानदान से बात करेगी, उसके पुश्तों से निकाल करेगी। बस आपको वही काम करने की सब ये वही आप याद रखो। तो जैसे ही ये खबर निकल के आती है, जब रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ 22 तारीख को और 23 तारीख को ये खबर लोगों को मिली कि तो उस ज़माने में जो भारत ने जो हमारे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही थे मतलब अंग्रेज़ों का वाइसरॉय। तो फील्ड मार्शल आर्ची विलियम फील्ड मार्शल थे वो, बड़े जर्नैल थे वो, हमारे नकली फील्ड मार्शल नहीं थे, असली के फील्ड मार्शल थे। तो फील्ड मार्शल वेवर साहब जो थे वो ये आपके आपके मतलब हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे। तो उनकी डायरी जो बाद में डिक्लासिफाई हुई है, तो उसमें उन्होंने जैसे ही उन्हें खबर मिली कि ये जापान वाले बोल रहे हैं, उसने कहा जी मैं इसको नहीं मानता, ये आदमी अंडरग्राउंड हुआ है। क्योंकि ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि सुभाष चंद्र बोस के वो पी के खून के प्यासे थे अंग्रेज उस ज़माने में और ये आदमी ऑलरेडी उनके हाथ में नहीं आ रहा था, निकल के जा रहा था। तो 15 अगस्त को जापानी कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर देंगे। हुँ। उसके 2-3 दिन बाद आदमी मर गया
और उसकी तुम डेथ का अनाउंसमेंट कर रहे हो उसके 4 दिन के बाद। उसने कहा जी इसमें गड़बड़ है, इसमें इंक्वायरी करवाओ। ऐसा तो ना मान लेंगे, वो कोई हिंदुस्तान के पत्रकार तो थे नहीं ना कि उसने कह दिया मैंने मान लिया, ऐसा तो ना चलता है। आप पत्रकार थोड़ी ना, ही वाज नॉट अ जर्नलिस्ट ना कि वो कि किसने कहा आपने बाइट कोट कर दी। उसने कहा जी इंक्वायरी करवाओ। तो वहाँ इंक्वायरी किसने की? तो उस ज़माने में जो आजकल हमारे रॉ, सीबीआई है, आईबी, उस ज़माने में आईबी थी सब। तो आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ये सब लोगों ने मिल करके उस पे इंक्वायरी का इशू। तो इंक्वायरी करेंगे, वो वहाँ गए, जहाँ-जहाँ सुभाष बोस को आखिरी बार देखा गया, उन्होंने लोगों को पकड़ा, उनको इंटेरोगेशन की, लोगों से निकलवाया, कागज़ ढूँढे। तो वो जो इंक्वायरी शुरू हुई तो उसमें से पहला सवाल जो निकल के आया, जैसे आपने पूछा कि जापानीज़ ने उनके सिस्टमैटिकली उनके जहाँ-जहाँ सुभाष बोस की मूवमेंट थी सब रिकॉर्ड जला दिए। उनको डाउट होना शुरू हो गया कि यार ये डॉक्यूमेंट जलाने का मतलब क्या है? बिल्कुल। तो आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? फ़ोटो कोई अवेलेबल नहीं है हाँ। उनकी डेड बॉडी की, तो ये कैसे काम चलेगा? तो उनको करते-करते मल्टीपल डाउट्स हुए और करते-करते यहाँ पे ना पूरा उन्होंने हेडक्वार्टर्स के अंदर, यहाँ पे जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था उसके अंदर एक उन्होंने टीम बनाई, इसका नाम था कंबाइंड सेक्शन। उसके हेड थे डब्ल्यू मैकराइट, जो आईबी के नंबर 2 थे उस ज़माने में भारत में, और उनके साथ में बहुत सारे टॉप लेवल के अफ़सर मिलके जिनको सुभाष चंद्र बोस पे एक्सपर्टीज़ है या उसको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। तो वो सारे लोगों के इनपुट कंबाइंड सेक्शन में आते थे। तो कौन-सी इंक्वायरी हो रही है। तो वो करते उनको पता लगा कि इस केस में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि डेड बॉडी की फ़ोटो अवेलेबल नहीं है। तो बिना डेड बॉडी या डेड बॉडी की फ़ोटो के आप साबित कैसे करोगे बंदा मर गया? बिल्कुल। तो पहली चीज़ आपको इसमें समझनी पड़ेगी, जैसे हम लोग ये बोला जाता है, जैसे कि एक बोलने का स्टाइल होता है कि भारत के बहुत से लोगों की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, जैसे हमारे माधवराव सिंधिया जी की डेथ प्लेन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई, संजय गांधी जी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, सुभाष चंद्र बोस की होगी। बहुत फ़र्क है। संजय गांधी जी की या माधवराव सिंधिया की डेथ में कोई डाउट ही किसी को नहीं है, ठीक है? संजय गांधी का डेथ दिल्ली में जब हुआ था तो लोगों ने उनको आते देखा, उनको एयरपोर्ट पे। तो क्लियर आई विटनेस एविडेंस है कि लोगों ने देखा, जो सिक्योरिटी वाले थे या जो वहाँ पे बैठे, एयरपोर्ट पे उनकी इमेजेस होंगी। इमेज हो ना हो, लेकिन लोगों ने उनको आई विटनेस देखा, देखा ठीक है? होगा। आते हुए देखा। उसके बाद में लोगों ने देखा कि संजय गांधी जी और उनको एक जहाज़ दिया गया, तो कागज़-वागज़ भी होगा क्योंकि रिकॉर्ड बनता है ना कि हुँ। वो जहाज़ में चढ़े 2 पायलट, एक पायलट थे और एक संजय गांधी जी थे। अनफॉर्चुनेटली वो जहाज़ उड़ा, लोगों ने जहाज़ को उड़ते देखा, फिर वो जहाज़ घूम के वो दिल्ली में क्रैश कर गया। तो क्रैश हुआ तो एकदम से वो फायर ब्रिगेड और आईबी के लोग सब गए। अनफॉर्चुनेटली संजय गांधी जी की डेथ हो गई। उनकी बॉडी अवेलेबल है, बॉडी की फोटोग्राफ अवेलेबल है। तो देयर इज़ नो डाउट कि वो डेथ हो गई उनकी। आप बाकी चीज़ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ वाले केस में जो बराबर कर रहे हैं, सुभाष बोस की ना डेड बॉडी अवेलेबल है, ना डेड बॉडी की फोटोग्राफ अवेलेबल है, और जापानीज़ जो हैं उनको जब उन्होंने इंटेरोगेशन करना स्टार्ट किया, तो एक के बाद उसमें उल्टी-सीधी बातें निकलनी शुरू हो गई। तो जब उसमें एक जो चेन निकल के आया करते-करते, जो आईबी ने पकड़ा था कि उन्होंने एक जापानीज़ उसको पकड़ा, एक आदमी को जो इंटरप्रिटेशन जो करता था आपस में, कि सुभाष बोस को इतनी अच्छी जापानीज़ नहीं आती थी और जापानीज़ को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। तो वातानेब नाम का एक इंटरप्रेटर था, उसको बोला, उसकी इंटरोगेशन आईबी के लोगों ने करी। तो उसने बोला कि मरने से 1-2 दिन पहले ही जो ये प्लेन क्रैश की खबर है, मुझे बुलाया गया था एक डिस्कशन के लिए, और जहाँ सुभाष चंद्र बोस और ये जापानी जनरल वगैरह बैठे थे, हबीबुर रहमान भी था, और ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको कैसे आपने लेके जाया जाए रशिया की तरफ को। तो उन्होंने वहाँ पकड़ लिया कि ये आदमी टोक्यो नहीं जा रहा था, वो जापानी ने झूठ बोला है। अच्छा। तो ही वाज़ नॉट गोइंग टू टोक्यो, ही वाज़ गोइंग टू रशिया। वहाँ से खबर निकल के आई कि लड़ाई खत्म होने से बहुत पहले सुभाष बोस को ये मालूम चल गया था कि लड़ाई जापानी हारने वाले हैं, और उनको ये भी इंडिकेशन लग गया था कि अगर ये लोगों ने उनके बोल दिया कि अगर आप लड़ाई खत्म होती है, अगर आप पकड़े जाते हो, वो आपको वहीं गोली मार देंगे, और आप खत्म, ये पूरी फ्रीडम सर्कल खत्म हो जाएगी देश की। तो आपका बचना ज़रूरी है देश के लिए, देश के अंदर में। तो वो आदमी को प्लानिंग थी कि मैं कहाँ जाऊँगा बच करके, तो ऑप्शन उसमें निकल के रशिया में निकल के आ रहा था कि रशिया इज़ द ओनली प्लेस वेयर ही कैन बी गिवन शेल्टर। बट सर रसिया तो उनके दुश्मनों का देश था। अब उसमें उसमें ये कहानी, आजकल ये बहुत से इतिहासकारों ने ये कहानी ना ये घुसेड़ दी कि रशिया जो था उसका दुश्मन था। हाँ। वो इस बात को नहीं समझाते पब्लिक को तरीके से। वो ये है कि रशिया दुश्मन बना कब है? रशिया की जापान से कोई दुश्मनी नहीं थी 45 की शुरुआत तक। अच्छा। तो रशिया की लड़ाई जापान से नहीं थी। उनकी लड़ाई जो स्टार्ट हुई है बिल्कुल आखिर में जाके हुई है। तो रशिया का, जैसे ये बात अंग्रेज़ों को नहीं मालूम थी, ये बात हमें मालूम चली है बाद में रिसर्च में, कि 1900 अक्टूबर, आप लगा लीजिए कि अक्टूबर या उससे पहले अक्टूबर 44 के आसपास में रूस का जो एम्बेसडर था टोक्यो में, याकोब मलिक, उसको सुभाष बोस ने चिट्ठी लिखी, हमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो रूस का एम्बेसडर बैठा हुआ टोक्यो के अंदर 44 तक, याकोब मलिक, बाद में उनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बना कंट्री का, यहाँ कई बार आए हिंदुस्तान में। उसका कोई प्रूफ वगैरह है कि उनके पास चिट्ठी याकोब वगैरह? मलिक, हाँ, हाँ, वो प्रूफ है, प्रूफ बिल्कुल प्रूफ। अच्छा। हाँ, हाँ, प्रूफ है, प्रूफ।
चिट्ठी मिली केजीबी के हेडक्वार्टर्स पे, बिल्कुल प्रूफ है। एक-एक बात को बोलो उसका मेरे पास सबका प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रूस की जो लड़ाई जापान से जो हुई है, वो स्टार्ट हुई है कोई आगे अगस्त 45 में जाकर के। तो उससे पहले रूस का एम्बेसडर बैठा हुआ है टोक्यो के अंदर और सुभाष बोस ने उससे ऑलरेडी कम्युनिकेशन सेपरेट कर लिया। फिर बाद में जो इंटर रिपोर्टें निकल के आई तो उसमें वो कह रहे हैं, फिर बाद में निकल के सारा क्लियर आ गया कि उनका रूस जाने का पूरा प्लान था। तो कुछ लेवल तक अंग्रेज़ों को मालूम चला उस टाइम पे और उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि ये कहानी बहुत चलती आ रही तो हमें उसके आगे बहुत बातें मालूम चला गई। तो ये फिर उन्होंने करते-करते ये बात निकली और उस ज़माने में फिर ये जो अगर आप उस दौर में जाएँगे सन 46-47 के आस-पास में 46 के आस-पास में, तो अंग्रेज़ों ने कभी ऑफ़िशियली मेरे ख़्याल से अनाउंस नहीं किया कि वो डेथ कन्फर्म हुई है। उनको डाउट थे हमेशा से मतलब जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उनको डाउट थे, क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं मर गए प्लेनक्रैश में, आधे कह रहे हैं रूस के अंदर है। तो किसकी बात को मानें? तो उसमें करते-करते जैसे उस ज़माने में मुझे याद है कि सन 46 के मिडल में आकर के ये अब डिसाइड हो गया था कि अंग्रेज़ छोड़ के चले जाएँगे भारत में, वो डेट कन्फर्म करनी है। तो उस टाइम पे अगेन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में बनी थी और उस इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया थे पंडित जी और उसके इंटरिम गवर्नमेंट के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। तो ये सरदार पटेल और पंडित जी इस देश को 15 अगस्त 47 से पहले से चला रहे थे, कुछ महीने पहले से। हुँ। तो ये नहीं कि 47 को ही वो बने, उससे पहले भी वो इंचार्ज में थे। तो उस ज़माने में जो पार्लियामेंट थी उसको असेंबली में करके बोला करते थे, पार्लियामेंट हाउस को और वही प्रोटोकॉल था बिकॉज़ ये तो सारा अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, सारा का सारा उन्हीं का मॉडल है, वेस्टमिंस्टर का मॉडल तो वही आप जैसे आजकल एमपी सवाल पूछते हैं सवाल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे जाता है, फिर गवर्नमेंट के अफ़सर उसको आंसर देते हैं और मंत्री उस पे आंसर देता है। तो लोगों ने 46 में जब ये मिडल में हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट जब आ गई या उसके आस-पास जब इंटरिम गवर्नमेंट नहीं भी थी, तो जो मेंबर ऑफ पाल जो असेंबली के मेंबर थे, जिनको आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, इसी हुँ। पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने सुभाष बोस के फेवर में सवाल पूछने शुरू कर दिए कि साहब मरे कि नहीं मरे? हुँ। तो पहले अंग्रेज का जो गृह मंत्री मना कर दी थी हमको नहीं पता। तो उसने साफ आंसर रिकॉर्ड पे दिया। जब सरदार पटेल गृह मंत्री बने, तो उन्होंने भी आंसर दिया कि हमको नहीं पता क्या हुआ। तो वो कन्फ्यूज़न वो इसलिए थी क्योंकि वो उनको उनकी इंटेलिजेंस कन्फर्म नहीं कर पाई। एक रिपोर्ट कहती है मर गई, दूसरी रिपोर्ट कहते हैं नहीं मरे। तो ये प्रॉब्लम उस कन्फ्यूज़न में करते-करते 46 निकल गया लेकिन उसके बाद में 46 के अक्टूबर में पंडित जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये कहानी ठीक है, मर गए प्लेन क्रैश में। मेरी ये बात हुई है हबीबुर रहमान से, वो मर गए प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस। हुँ। तो जिस दिन पंडित जी के श्रीमुख से निकल गया कि साहब यही सच्चाई है, उसके बाद से ये भारत सरकार का ये इज्जत बनाई है कि दुनिया यहाँ से वहाँ से हो जाए। पर जो पंडित जी के मुँह का निकल गया बस वही वही सत्य है। सत्य है। हाँ, वही आप सच वो आपको ही बोलेगा क्योंकि अगर आपने बोला कि नहीं मरे प्लेन क्रैश में तो पंडित जी झूठे साबित हो जाएँगे। तो लपेटे में पंडित जी नहीं आएँगे, पंडित जी के बाद तो 50 लोग लपेटे में आने वाले हैं। सारे फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और जिन-जिन लोगों ने उस बात को रिपीट किया वो सब लपेटे में आएँगे। तो बात अब पंडित जी से बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन बिल्कुल। स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि पंडित जी ने जहाँ स्टैंड ले लिया, तो सरदार पटेल भी उनके लाइन फ़ेवर में आ गए और बाकी लोग फ़ेवर में आ गए, फिर कोई खिलाफ बोलेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट उस तरीके से डेवलप हुई और ये था प्लेन क्रैश को लेके कि एक डाउट था कि वहाँ पर है और जापान जो था वो अमेरिका के कब्जे में आ गया, तो वहाँ पे खुल के इंक्वायरी नहीं हो पाई उस टाइम पे, वो इंक्वायरी हुई है लेकिन बाद में जाके हुई है। लेकिन मोटा-मोटा है कि कोई एविडेंस उनका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने बोला कागज़-वागज़ उनकी डेड बॉडी की फ़ोटो-वोटो कुछ नहीं मिली वहाँ पे। तो वो अपने आप में ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी छोटे-मोटे पुलिस केस में अगर किसी को फँसा दो, तो यह लोकल हमारा कांस्टेबल उसको नहीं मानने वाला उस एविडेंस को। जिस बात को ये हमें दिखा कर के हमें प्रूव करवा रहे हो, प्रूव बिल्कुल नहीं होने वाला। सर जो सेकंड थ्योरी है रशिया वाली। रसिया वाली, उसका थ्योरी क्या है? उसकी थ्योरी ये लोग बोलते हैं कि एक तो ये थ्योरी है कि आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी की थ्योरी कि पंडित जी ने मरवा दिया, ठीक है? हुँ। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड है सीक्रेट, तो उसमें था कि सुभाष चंद्र बोस ने प्लानिंग वहाँ जाने की शेल्टर को चाहिए था उनको कहीं, कि कौन बचाएगा मेरे को? तो रशिया वाज़ द ओनली प्लेस वेयर ही कुड गेट शेल्टर। सर तो इसमें ये भी तो बोला गया है कि जो नेताजी थे जब वो रसिया गए थे तो उनको लगा था कि मेरे को वहाँ पे मदद मिलेगी, कि जो स्टालिन है वो मेरी मदद करेंगे। तो जो स्टालिन है उन्होंने उनकी मदद करी कि नहीं करी इसमें ये भी है और क्या उनको एक गेस्ट उस की तरह रखा या उसी क्या? उसी में ये सवाल का विस्तृत आंसर होगा लेकिन उसका उसका ये कि जो उसका वही था ना कि एक ऑप्शन ये है कि उन्होंने शेल्टर माँगा, ठीक है? और दूसरा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बता रहे हैं, स्वामी जी की थ्योरी नहीं, ये थ्योरी बहुत देर चलती आ रही है कि साहब उनको मरवा दिया पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुए हैं, अगर आप उसको देखेंगे या जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो यही दिखा रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें मोटा-मोटा 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो है कि कुछ रिकॉर्ड डिक्लासिफाई हुए हैं इंटेलिजेंस के, देश के, विदेश के। हुँ। दूसरा ये है कि वो लोग जो नेताजी के साथ में थे या जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, जैसे एक तरीका होता है बोलने का कि मेरे लोग बोलते हैं ना कि मेरे ताऊ जी आईएनए में थे तो उसने बोला सुभाष बोस मर गया। आई एम सॉरी
आईएनए के अंदर हजारों लाखों लोग थे, तुम्हारे ताऊजी अनलेस अनटिल उन 5-7 लोगों में नहीं है जो उस टाइम पे मौजूद थे, उस टाइम पे वहाँ पे, उस जब वो प्लेन क्रैश हुआ है। बिल्कुल। अदरवाइज़ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लक्ष्मी सहगल की कोई वैल्यू प्लेन क्रैश स्टोरी में नहीं है, उसको कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। वो 8-10 लोग कि प्रीतम सिंह, गुलज़ारा सिंह, आबिद हसन, हबीबुर रहमान इनको मालूम था। तो मैं उनको आप ले काउंट करूँ, उसके अलावा और लोग जिनका झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, जो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग लोग रहे हैं, ठीक है? हुँ। उनको अगर हम काउंट करें तो एक तो ये रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो आदमी रूस में है और उनको शेल्टर दे दिया है। हुँ। कोई भी वहाँ से जो भी क्रेडिबल अकाउंट निकल के आ रहा है, वो यही दिखा रहा है कि ही वाज़ गिवन शेल्टर। ये जो कहानी जो फ्लोट की जाती है कि उनको मरवा दिया, ये वो कर दिया, अनफॉर्चुनेटली उसका कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं है। जो भी इंडिकेशन निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने शेल्टर माँगा था और रशियंस ने शेल्टर दिया, उनको बचाया। ये जो मार दिया इसका कोई सिर पैर नहीं। ये आपका इमेजिनेशन है ये। जो भी एविडेंस निकल के आ रहा है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा-सा, बड़ा घुमा-फिरा के लेकिन एग्ज़ाम्पल देता हूँ उसका। जैसे कि आपको मालूम है कि इस केस के ऊपर मल्टीपल इंक्वायरीज़ हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल हुई हैं। तो एक इंक्वायरी हमारे टाइम में हुई थी जब ये मुखर्जी कमीशन बना था 1999 में। तो मुखर्जी कमीशन जब 99 में बना था, उसकी रिपोर्ट आई है साल 2005 के सितंबर में। ये तो मेरे डायरेक्ट नॉलेज में क्योंकि मैं उस टाइम एक्टिव था, मैं तब जानता हूँ लोगों को। तो मुखर्जी कमीशन ने भारत सरकार को बोला कि आप इस पे अमेरिका से भी अलग कंट्री से रिकॉर्ड चाहिए हमारे को, तो अमेरिका वालों से रिकॉर्ड मँगाओ। क्योंकि अमेरिका ने ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की सुभाष बोस की डेथ पे, वो ताइवान उन्हीं के कब्जे में आया था। तो भारत सरकार के लोगों ने तो कोई इसका आंसर दिया नहीं, लेकिन उन्होंने चिट्ठी शायद फॉरवर्ड कर दी अमेरिकन एम्बेसी को दिल्ली में। तो अमेरिकन एम्बेसी में कोई समझदार आदमी था, उसने बोला कि आप एक हमारे देश में जो रिकॉर्ड होते हैं, सीक्रेट या क्लासिफाइड जो होते हैं, तो जो डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड है वो हमारे अमेरिका में दुनिया जहान भर के हमारे आर्काइव्स हैं और हमारा मेन आर्काइव जो है हमारा जो नेशनल आर्काइव अमेरिका का वो अमेरिका में वाशिंगटन के पास में मेरीलैंड में, वहाँ से आप कोई भी रिसर्च करके आप ले सकते हो, पब्लिक अवेलेबल है, पब्लिक रिकॉर्ड्स है। और अगर आपको सीक्रेट रिकॉर्ड चाहिए, तो अमेरिका में एक होता है एफओआई है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको भारत में आरटीआई कहते हैं। आप उसके अंतर्गत हमसे इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं। तो जब ये जब आंसर ये सरकार के लोगों ने इनको दिया मुखर्जी कमीशन को, तो उन्होंने बोला आप ट्राई कीजिए और बोलो कि ये काम कीजिए कि वहाँ जाकर के आप विदेश में उधर अमेरिका में कोई रिसर्चर या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट हो, उसको बोलो कि भई अपने देश के लिए नेताजी के नाम पे थोड़ी रिसर्च करो, हम थोड़ा बहुत उसको एनिमेशन भी दे देंगे और ये करें। तो 4-5 साल तक भारत सरकार एक भी वहाँ पे रिसर्चर नहीं ढूँढ पाई, ठीक है? जानबूझ के ऑब्वियसली क्योंकि हर एक आदमी के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, खासकर जितने हमारे विदेश मंत्रालय वाले हैं, इनका तो सपना ही होता है कि मेरा बच्चा अमेरिकन बन जाए सीधा उठ करके। हम लोग को उन्होंने पागल बना के रखा है वो लोग। बिल्कुल सर। तो ये लोग 5 साल तक एक बंदा नहीं ये यहीं पे इनकी बदनीयत समझ में आएगी कि ये 5 साल तक आदमी ढूँढ नहीं सके। इन्होंने फिर मुखर्जी कमीशन को बोला कि हम जो हैं अपना कि जो अमेरिकन एफओआई है, वो बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, कि आपको बताना पड़ता है पहले से कि कौन-सा सीक्रेट रिकॉर्ड चाहिए आपको। अब जब रिकॉर्ड ही सीक्रेट है तो मैं कैसे बताऊँगा रिकॉर्ड कहाँ से मुझे चाहिए? अब कौन-सा माँगूँगा आपसे? हुँ। तो इन्होंने एफओआई पे अपने हाथ खड़े कर दिए और वो वाले मैंने कुछ किया नहीं। उस टाइम पे मैं और मेरा दोस्त हम लोग दिल्ली में बैठे-बैठे हम लोगों ने हमने अपने पापड़ बेले, जो बेलने थे। हमने 2 सीआईए के रिकॉर्ड हमने सीक्रेट ढूँढ लिए। ठीक है? ये तो नॉर्मली ढूँढ पाए, हमने सीआईए के रिकॉर्ड ढूँढ लिए। और वो ढूँढने के बाद में वो अमेरिकन एफओआई के अंदर मैंने वो उनसे एप्लीकेशन से उनसे माँगा कि ये रिकॉर्ड हमको दो। उन्होंने हमको आंसर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी यूएस की हम नहीं देंगे आपको। फिर उनके अपील मैंने करी उनको अपने रीज़न दिए वो उनकी अपील में जाता है। तो मैंने कहा जी आप इसमें अपने नाम-वाम छुपा दो जासूसों के लेकिन मुझे हमें तो माल हमें मा मैं हम तो इंटेलिजेंस के आदमी नहीं हैं, हमें तो रिसर्च का मटेरियल चाहिए। आप जो क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास में 2 ही चीज़ें हैं जो वो बताना नहीं चाहते कभी। एक तो जासूस का नाम और आपने कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। तो हमने कहा जी उसको आप मत दो हमें वो उससे मुझे मतलब नहीं है, हमने कौन-सा उसमें काम करना है, मुझे तो डाटा चाहिए। तो आप बाकी माल दे दो हमको और कम करके। हुँ। तो उन्होंने वो वहाँ पे रिडक्शन कहते हैं कि वो कुछ आपको डॉक्यूमेंट देंगे लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ शब्दों को काला कर देंगे कि आप पढ़ नहीं सकते कि नाम कौन है, एजेंट का नाम कौन है। तो वो आपकी नीड का वो दे दिया आपको। हाँ, बाकी जो नीट का देगी मुझे इनसे मुझे मतलब नहीं है। तो उसने रिडक्शन करके दे दिया। तो वहाँ पे ये रिपोर्ट है जैसे 1950 की शुरुआत की रिपोर्ट है। तो उसमें उन्होंने सीआईए को इन्फॉर्म किया कि इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे ये अफ़वाहें उड़ रही बड़ी ज़बरदस्त कि सुभाष चंद्र बोस जो साइबेरिया में है वापस हुँ। ठीक है? तो ये खबर वहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल लगे से तो जो भी हुँ। इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस की या जो क्रेडिबल लोग हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा उसके बारे में।
वो सारे के सारे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आदमी वहाँ पे था और उसको वहाँ शेल्टर दिया गया। ये जो कहानी दी जा रही है कि साहब कि वो मार दिया प्लेन क्रैश में, ये वो चेतन भगत टाइप कहानी है ये। इसका कोई सिर्फ वो नहीं है, एविडेंस नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछता ना, स्वामी जी किसके बेस पे कह रहे हो? वो बोलेगा जी मुझे उसने कहा था, उसने कहा था। नहीं, इसने कहा, उसने कहा इज़ नॉट एविडेंस ना। क्या कभी भारत ने ऑब्वियसली पूछने की कोशिश करी है भारत रूस से कि भारत सरकार का ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, ये इतना ज़बरदस्त पॉडकास्ट का इश्यू है, पूरा का पूरा। क्योंकि भारत सुभाष चंद्र बोस रूस में चले गए, ये रिपोर्ट में इंटेलिजेंस की आ गया, ठीक है? अब ये रिपोर्टें पब्लिक में नहीं थी, काफ़ी सारी, लेकिन भारत सरकार को मालूम था। तो कायदे से भारत सरकार को रूस से पूछना चाहिए था, ठीक बिल्कुल है? पूछना चाहिए। तो ये एक पूरी लंबी-चौड़ी कहानी है जो स्टार्ट वहाँ से होती है और अभी तक चलती आ रही है। तो उसका लबो-लबाब ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल घुमा के देता हूँ और ये दिखाने की उसको कि भारत सरकार का रवैया कैसा रहा है इस केस में। और वो ये दिखाने के लिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में फ़र्क क्या होता है। जो नीच मानसिकता होती है वो कैसे काम करती है। तो ये एक राउल वॉलेनबर्ग नाम का एक बड़ा मशहूर आदमी है, गूगल करेंगे मिल जाएगा उसकी विकिपीडिया वगैरह में। तो वो बड़ा एक स्वीडिश डिप्लोमेट था। उसकी कहानी बहुत सारी सुभाष बोस से मिलती-जुलती है। तो राउल वॉलेनबर्ग जो था बुडापेस्ट में उनके स्वीडन स्वीडन बहुत छोटा-सा कंट्री है, मतलब हरियाणा से भी छोटा होगा। तो छोटा-सा कंट्री स्वीडन जो है उसका वो मिशन में काम करता था, उस ऑफ़िसर था जूनियर लेवल पे और वो बुडापेस्ट में था। उसका क्या हुआ कि उसके बारे में खबर आई 1945 में ही जनवरी में, मतलब जिस जिस साल सुभाष बोस की डेथ बोली जाती है, कि ये आदमी किसी एक्सीडेंट में मर गया, किसी गाड़ी टक्कर मार दी, मर गया। ये और उसका ड्राइवर। बाद में अफ़वाहें उड़नी शुरू हुई कि ये आदमी मरा नहीं है, इसको रशियन उठा के ले गए हैं और वो साइबेरिया में किसी वहाँ पे हुआ है। तो जैसे ये खबर अफ़वाहें उड़नी शुरू हुई कि आदमी मरा नहीं है और ये साइबेरिया में कहीं पे पकड़ा हुआ है, तो उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन पहुँच गए उनके प्रधानमंत्री के पास में, कि पता लगाओ ये तुम्हारा आदमी तुम्हारे गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, कैसे वो गायब हो गया, ठीक है ना? और उसके बाद में उन्होंने, और अभी तक मेरे को बहन तो अभी तक लगी उसकी, अभी तक उसने पीछा नहीं छोड़ा उन लोगों का। उसने जाकर के उनके जो प्रधानमंत्री ने वही काम किया जो कोई भी आदमी जिसके दिल में चोर नहीं है वो करेगा। उसने अपने एम्बेसडर को फ़ोन खड़काया अपने, उसको बोला पूछ रशियन से इसके बारे में। आप अगर दूसरे देश में एम्बेसी खोलते हैं तो किस लिए खोलते हैं? बिल्कुल, भांडों के प्रोग्राम करवाने के लिए कि नाचने गाने वाले आएँगे वहाँ पे? बिल्कुल, क्या काम है एम्बेसी का वहाँ पे? ये आपके देश का काम नहीं है क्या? बिल्कुल। कि सब नचनियों को नचाने के लिए आपने वहाँ पे एम्बेसडर को बिठा रखा है। तो स्वीडन वालों ने अपने एम्बेसडर को फ़ोन किया और एम्बेसडर जाके सीधा स्टालिन के पास पहुँच गया, हाईएस्ट लेवल पे, कि साहब ये आदमी आपके पास में। स्टालिन ने भी कहा जी अच्छा बता कौन-सा आदमी है? ये रिकॉर्ड्स की ये आपको मैं ड्रामेटाइज़ कर रहा हूँ लेकिन ये रिकॉर्ड पे है कि स्टालिन ने, अच्छा नाम बताओ क्या उसका? नाम उसने नोट कर लिया स्टालिन ने बात करते हुए। पता है ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ अफ़वाह उड़ती है, हुँ, परिवार वाले गए उनके प्रधानमंत्री के पास हैं, प्रधानमंत्री ने फटाक से अपने एम्बेसडर को बोला और एम्बेसडर जाके सीधा स्टालिन से बात करी, क्योंकि छोटी सी कंट्री है। आप तो महाशक्ति हो, आप तो दुनिया में आपकी तो मतलब वहाँ आप तो शांति का ठेका आप लोगों ने लिया हुआ, हम तो महाशक्ति है ना, मॉरल सुपर पावर है दुनिया की इकलौती। सब लोग लड़ाई की बात करते हैं, हम लोग शांति की बातें करते हैं, वहाँ हमको नोबेल प्राइज़ हमको मिलता नहीं उसके बावजूद। हुँ, तो ये इस तरह का ये कि इन्होंने वो, तो स्टालिन ने मना, बाद में रशियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी कि हमने सब रिकॉर्ड चेक कर ली, या हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये आदमी हमारे पास में नहीं है। रिकॉर्ड चेक कर ली, इसका नाम ही कहीं नहीं है। लेकिन वहाँ पे जैसे सुभाष बोस की खबर आती थी ना कि नेताजी रूस में हैं, किसी प्रिज़न कैंप में बंद हैं, ये हैं, वो हैं, हुँ, ऐसी सेम खबरें इसके बाद बारी के बारे में आती कि आदमी जीवित है। जैसे 1955-56 में बहुत सारे जो प्रिज़नर थे, साइबेरिया से छूट कर के आए जर्मन, तो उनमें से एक ने आकर के सुभाष बोस की फैमिली को बोला कि मैंने सुना था उनके बारे में कि आदमी साइबेरिया में किसी प्रिज़न में था सुभाष चंद्र बोस। उसी तरीके से लोगों ने जाके वहाँ जाके बोला कि हमने वॉलनबर्ग के बारे में सुना है कि मैं उस कमरे में था, उस कमरे में एक और प्रिज़नर था। उसने कहा जी हाँ, मैं 2 साल पहले किसी और प्रिज़न में था और वॉलनबर्ग मेरे साथ में था। ये सारी बातें हैं हियरसे, लेकिन उन्होंने अब ये बात निकली तो उन्होंने फ़ीड करना स्टार्ट कर दिया। रशिया ने फिर बोला जी हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। कहते जी ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सुना उसके बारे में। तो करते 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद का जो रशियन रिकॉर्ड ये बोलता है उस ज़माने का कि अब समय आ गया इनको सब बता देना चाहिए कि ये हमारे देश के रिश्ते खराब हो गए इनके साथ में, कि जब भी हम इनसे मीटिंग करते हैं ये लोग इस मुद्दे को छापते हैं। तो 10 साल के बाद रशिया ने एडमिट कर लिया कि ये आदमी केजीबी के हेडक्वार्टर में इंटरोगेशन के टाइम में मर गया। तुम 10 साल से कह रहे हो रिकॉर्ड नहीं हमारे पास में, और आज बोल रहे हैं मर ठीक है ना? तो उसका इसके अलावा और भी मेरे पास केसेस पड़े हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये दे रहा हूँ करके कि जब दुनिया में कोई और दूसरा कंट्री कोई चीज़ छुपाता है अपने इंटरेस्ट में,
उसको निकालना इतना आसान नहीं है, आपको प्रेशर मारना पड़ता है। बिल्कुल। अब इसको आप कंपेयर करेंगे भारत से। भारत में गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट्स ही इंटेलिजेंस वगैरह की सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं। भारत की पहली एम्बेसडर इंडिपेंडेंट इंडिया की रशिया में गई पंडित जी की खुद की बहन लक्ष्मी पंडित। उसके बारे में अफवाहें हैं कि उसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, तो उसका छोड़ दीजिए। ऑफिशियली भारत सरकार का जो एटीट्यूड था वो ये था कि जैसे मुझे एक विदेश मंत्रालय के आदमी ने एक कमीशन में गवाही में ये बात बोली थी कि हम किसी पार्टी में थे दिल्ली में, उस पार्टी में पंडित जी भी थे और साथ में रूस के एम्बेसडर भी थे। तो मैंने बोला पंडित जी क्यों ना इससे बात करो सुभाष बोस के बारे में। तो पंडित जी ने उसका आंसर दिया कि तुम क्या चंडू खाने वाली बातें करते हो। चंडू खाना होता है वो यहाँ पे वो जो भंगेड़ी बैठते हैं वहाँ पे करके, उसको चंडू खाना कहते हैं उसको। तो पंडित जी ने कहा तुम क्या चंडू खाने वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये भारत सरकार का एटीट्यूड था कि ये बकवास कहानी है और हम बात नहीं करेंगे। तो पंडित जी के टाइम पे उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। मतलब वहाँ वॉलनबर्ग वाले केस में वो बात कर रहे हैं उनके स्टालिन से, और आप छोटे-मोटे लेवल बात। तो भारत सरकार बेसिकली रूस से बात करने को राजी, जब भी कोई मुद्दा उछले ये बात ना करे। आज बड़ी बड़ी आज मुश तक बीजेपी को भी मैं काफ़ी अभी लंबा मैं टाइम मैं हो गया। मैं अभी बीजेपी के बीच में और बड़े प्लेयर मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें हाँ। उसमें प्रॉब्लम जब पहली बार आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बात पहले हुआ था इनडायरेक्टली, लेकिन जो पहली बार जो आप कह सकते हैं कि फॉर्मली हम लोगों रशियन को हल्का-सा बात की थी, बड़े डर-डर के, वो वीपी सिंह के टाइम पे हुई थी। तो डर-डर के हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे उन्होंने वॉलन में कहा था एग्ज़ैक्टली वही उन्होंने वो कहानी छेद दी यहाँ पे कि हमारे पास में कुछ नहीं है। लेकिन वॉलन वाले केस में तो वो लोग पीछे पड़ गए थे इनके हाथ धो करके। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने हाथ कहते वो तो मना कर दिया, वो तो है ही नहीं। इन्होंने ये एटीट्यूड ले लिया कि हम नहीं मानते। उसके बाद में करते ये सारी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आज पे लेके आ रहा हूँ कि हम जब मोदी जी से मिले थे, वो क्यों मिले थे वो अलग कहानी है, लेकिन हम जब मिले नेताजी के परिवार के लोग और मैं और मेरे दोस्त और बाकी रिसर्चर साल 2015 में, तो हमने उनको ये बात बोली कि ये आपको पुतिन जी से सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातचीत करनी चाहिए। हाँ, ये मुद्दा छोटे लेवल का नहीं है, ये बड़े लेवल का। बिल्कुल। इट हैज़ टू बी डन एट अ सीनियर लेवल। उनको दिखाना पड़ेगा ना कितने सीरियस हो, कि रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर का मुझे फ़ोन आएगा, मैं फ़ोन काट दूँगा अभी। लेकिन अगर अर्नब का फ़ोन आएगा तो मैं नहीं फ़ोन काट सकता ना। कहने को दोनों पब्लिक है, लेकिन वो बॉस है, वो छोटा-सा प्यादा है उसके अंदर। बिल्कुल। तो आपको अगर दिखाना है, सीरियस दिखाना है अपना, अगर रशियंस को ये बताना है कि आप सीरियस हो, तो आपका बड़ा आदमी पूछेगा ना। विदेश मंत्री किस लिए जाता है रशिया के अंदर? मैं आपको वो रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ भांडों को नचवाने के लिए वहाँ जाते हैं क्या? इनको पता नहीं है? जो विदेश मंत्रालय में लोग बैठे हैं या फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में रहते हैं, ये क्या सारे अमेरिकन हो गए? इनको मालूम नहीं कि पिछले 80 साल से लोग सुभाष चंद्र बोस की डेथ की बात कर रहे हैं? इनको पता नहीं सुभाष बोस की भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? जब तुम बैठ के वहाँ तुम जाके उनसे एटम बम की और गोबर गैस प्लांट की बात कर सकते हो, आप मतलब सारी बातें करते हो, आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उछाला आज तक? डेफिनिटली ये मुद्दा तो इम्पोर्टेंट है। इतने मुद्दे आप उछाल रहे हो दुनिया जहान भर के, सोवियत रूस की हमारी मैत्री थी ना उनके साथ में, हमारे तो सारा माल-मत्ता हमारा वहीं से आता है। हालत ये थी माल-मत्ता की कि अगर अगर वो हथियार हमको देना बंद कर देते कुछ समय पहले, तो हमारे पास तो वो महाभारत की तलवार निकल जाती, क्योंकि बनता कुछ था नहीं, कि ताताश्री तलवार निकालो लड़ो पाकिस्तान से, क्योंकि सब बंदूकें, बारूद सब रशिया से मिल के आता है। तो तुम्हारे लंगोटिया यार, तुम्हारे साथ तुम्हारा माल-मत्ता तुम्हारा वहाँ से निकलता है। तुम जाके उनसे दुनिया भर की बातें कर रहे हो, हैं? चिल्ड्रन डे वहाँ मना रहे हो, रशिया में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बच्चों को पढ़ने वहाँ भेज रहे हो, तो कभी तुम्हारा सुभाष बोस का माँ तुम्हारे मुँह से नाम क्यों नहीं निकला? उसमें अलग-अलग कहानी है। तो उसमें जैसे कहानी है, उसमें एक मैं एलिमेंट डाल दूँ कि साल 1988 के आस-पास तो वीपी सिंह ने जो पूछा था, उसमें एक चेंज आया था। वो चेंज ये था कि 85 के बाद में आपको पता है कि सोवियत रशिया में टूटना शुरू हो गया था। हुँ, तो जब वो टूटना शुरू हुआ, टूट गया 91 में। जब टूटना शुरू हुआ वो सोवियत रशिया, वो कंट्री का एक छोटा-सा हिस्सा को रशिया कहा जाता है, लेकिन सोवियत रशिया पूरा एम्पायर था। तो जब वो टूटना शुरू हुआ तो ये कंट्री पहले तो कम्युनिस्ट कंट्री था, तो वहाँ पे तो बोलने की फ्रीडम थी नहीं वहाँ पे। तो जब उनको वो जो पीरियड आया 88 के बाद, 80 और 89-90 के आस-पास में, वहाँ पे वो खोलते मेरी ज़ुबान वाली बात निकल के आ गई कि जो लोग अपनी ज़िंदगी भर तक नहीं बोल पाए थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी जिनको बोलने का राइट नहीं था। हुँ, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पता लगा कि रूसियों ने सुभाष बोस की बात करनी शुरू कर दी। तो कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखे और बोला जी हमारे को तो मना किया गया था इस आदमी के बारे में बातचीत मत करो, लेकिन ये भी बड़ा हिस्टोरिकल है। हुँ, हम लोग भारत के सब लोग की बातें करते हैं, यहाँ पे टैगोर की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, लेकिन गांधी की बात करते हैं, लेकिन ये आदमी भी तो बहुत बड़ा इंडियन लीडर है, इसके बारे में हमारे को मना किया गया था बात करने के लिए। तो करते-करते फिर वहाँ पे कुछ भारतीय वहाँ ला जाते हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, तो प्राइवेटली उनको रशियंस खासकर वो जो इंटेलिजेंस में नौकरी करते थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि साहब ये आदमी हमारे पास में था, रिकॉर्ड हैं हमारे पास में,
लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पता लगा कि उसका मतलब लोगों को ये मालूम चलना शुरू हो गया उस समय से, मतलब उस टाइम से आगे, कि जैसे भारत के लोगों को बीमारी है ये बोलने की कि सुभाष चंद्र बोस रूस में मरने के बाद में यही बीमारी रूसियों को भी है। तो ये वहाँ से मुद्दा चलना शुरू हुआ करते-करते जब बाद में हम लोग आए तो हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बोला कि आपको पुतिन जी से बात करनी है। मोदी जी ने कहा था मैं बात करूँगा, लेकिन आज तक हमें तो कोई एविडेंस दिखाई दिया नहीं कि बात करी है। तो भारत और नेताजी का मुद्दा रशिया को आप लेके अब चलेंगे, तो एक बहुत पुराना गाना है तलत महमूद का, हम सब लोग के पैरों से बहुत पहले का, कि वो गाना है कि हमसे बुलाया ना गया, तुमसे आया ना गया। बिल्कुल, तो ये पूछते नहीं, वो फिट बताते नहीं। बैठता है। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, कि वो बताते नहीं हैं, और ये पूछते नहीं हैं। हाँ। अदरवाइज़ उसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। आप रशियन गवर्नमेंट से पूछो भैया तुम्हारे पास में रिकॉर्ड है कि नहीं है? लेकिन पूछने का तरीका है, ये पूछते आपने नहीं। कभी बीजेपी के पास जाके दोबारा ट्राई किया है, बोला है? नहीं, मैंने तो 50 पापड़ बेले, मैं आपको एक पापड़ की बात कर सकता हूँ। मैंने तो हमने जो पापड़ बेले हैं उसका हद है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब गवर्नमेंट बीजेपी की थी तो मैंने जॉर्ज साहब से बात की थी, जॉर्ज फर्नांडिस जी से। तो उनके पास मेरा एक्सेस था, तो जॉर्ज साहब को मैंने बोला, और जॉर्ज साहब बहुत खुले आदमी थे। वो जैसा उनके बारे में कहा जाता है ना कि वो बीच में वो आदमी बहुत एक्सेसिबल था। उनसे ज़्यादा लोग मिल रहे तो बहुत 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 महान, बहुत अच्छे और बहुत खुले आदमी थे वो। तो उस टाइम वो रक्षा मंत्री थे। तो जैसे उनको मैंने बात करते-करते बोला, मैंने कहा सर ये ऐसे करके मुखर्जी कमीशन चल रही है और रूस में डॉक्यूमेंट सुभाष बोस के। तो उन्होंने मेरे को झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुझे पता नहीं कितना हथियार मिलता है हमको उनसे। चुप कर। मतलब ही रिफ्यूज़ टू एंटरटेन दैट इश्यू। तब तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में जब कुछ समय बाद जब वो अ, बीजेपी गवर्नमेंट हट चुकी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हुँ। तब जॉर्ज साहब ने मुझे बोला कि मैंने इस बात को रूस के रक्षा मंत्री से उठाया था, इस बात को। तो उसने मुझे ये बात बोली कि ये मुद्दा तेरे मेरे बीच का नहीं है, तुम अपने हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को बोलो कि हमारे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट से बात करें, कि बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो दैट इज़ व्हाट, तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की। तो वो आप जो पूछ रहे हैं कि मैंने किससे बात करी, मैंने कांस्टेबल से लेके रिटायर्ड आईबी डायरेक्टर तक लोगों से बात करी हुई है, ठीक है? तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको अपने कंक्लूज़न दे रहा हूँ, उस कंक्लूज़न में वो सारे इनपुट हैं। सबकी सारे कंक्लूज़न एक ही जगह पे आ रहे हैं। सर, इस डेथ लेकिन ये होता है कि मैं उसको साइट नहीं करता, क्योंकि आप जब किताबें लिखते हैं, एकेडमिक में बात करते हैं, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करते-करते, तो अगर मैं आपको बोल भी दूँ कि फलाँ डायरेक्टर फॉर्मर रॉ चीफ ने ये बोला, तो सबूत कहाँ है मेरे पास उसके कि उसने मुझे बोला। अब उसने मुझे प्यार-मोहब्बत में बोल दिया, कहानी खत्म, मेरी नॉलेज के लिए। तो उसको मैं एविडेंस नहीं मानता। हाँ, लेकिन मुझे पता कि वो एविडेंस है वो, मेरे दिमाग में। मैं आपको एविडेंस वही दूँगा जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा कि ये डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, ये गवाही हुई है। तो लेकिन मैंने सबसे बातचीत करी कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ ना, ये तो सीक्रेट इश्यू था, मैं तो जर्नलिस्ट था। तो पत्रकार जाके बात करेगा ना, जब लोगों से अंदर से निकालेगा अंदर की बात। तो ये चीज़। सर, थर्ड थ्योरी क्या है? नेताजी थर्ड की थ्योरी डेथ ये है कि साहब उसमें ये कि एक तो ये थ्योरी है कि मर गए प्लेन, उनको प्लेन का, सेकंड कि मार दिया उसके अंदर हुँ। वो उसमें की प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि रशिया में होने का एविडेंस मिल रहा है। मेरे हिसाब से एविडेंस है। हुँ। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एविडेंस है। लेकिन मरने की तो कोई बात का कोई लिंक, कोई सिर-पैर नहीं है। ये इट इज़ अ कंस्पिरेसी थ्योरी। द अदर थ्योरी वाज़ कि कि नेताजी साधु बन गए। हाँ, गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा ने वो गुमनामी बाबा नाम वो शॉलमारी बाबा का चलता था, लेकिन वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन लोगों के दिमाग में था नहीं। तो गुमनामी बाबा की जो कहानी है बड़ी अजीबो-गरीब सी है। वो कहानी ये है कि वो कहानी 1985 के आखिर में पहली बार निकल के आई है, ठीक है? पहली बार तब निकल के आई, तो वो पब्लिक में आई कि कोई साधु मरा है कोई अयोध्या में, फैज़ाबाद में, और ये सुभाष चंद्र बोस थे। और वो 85 के एंड में निकली, और वो आप कह सकते हैं कि कुछ महीने तक उसने सुर्खियाँ यूपी के अंदर बटोरी। हुँ। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि 87 तक कहीं न कहीं मुद्दे के बारे में यहाँ-वहाँ ज़िक्र हुआ। लोकल पत्रकारों ने स्टोरी को ब्रेक किया और उसको बहुत अच्छा समझाया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो कहानी कभी यूपी से बाहर नहीं आई। 1-2 खबर छप गई, धार्मिक में तो फ़र्क पड़ता नहीं मुझे, लेकिन ये मुद्दा वहीं पे सिमट के रह गया, लखनऊ और अयोध्या के बीच में। तो ये इश्यू उछला और खत्म हो गया, खत्म भी हो ठीक गई। है? और कुछ ज़्यादा इसमें लोगों को समझ में नहीं आया क्या था। सर, तब इसमें जब ये भी बोला जाता है कि गुमनामी बाबा के बारे में इतना कुछ मतलब था, तो उनकी कोई क्लियर फ़ोटो नहीं है। ये मतलब कोई वो भी इस बातों में, लेकिन पॉइंट है कि ये खबर उछली, 87 न्यूज़ में हाँ। दब गई। जब मैं आया तो मेरा ये कि मैं साल 2001 में आया तो समय बदल चुका था, मेरे को एडवांटेज है कि समय बदल गया है। भगवान की दया से अमेरिका वालों का भगवान भला करे, उन्होंने इंटरनेट बना दिया। तो इंटरनेट आ गया तो हमारे पास में चीज़ों को समझ समझने का और उसको फैलाने का बहुत स्कोप पैदा हो गया कल को। बिल्कुल।
ठीक है? तो वो करते-करते वहाँ पे जब मैंने फिर ये जो मैंने रिसर्च करी, जो मुझे लगा, तो गुमनामी बाबू मुद्दे को मैंने साल 2001 में थ्रू हिंदुस्तान टाइम्स को निकाल करके इंटरनेशनल लेवल पे उछाल दिया। हुँ, आप भी कह सकते हो उस टाइम पे। तो गुमनामी बाबा की थ्योरी मैंने स्टार्ट नहीं की थी। मुझसे पहले वो 85 में स्टार्ट हुई थी। उसको ब्रेक करने वाले अशोक टंडन जी थे, पत्रकार अभी हैं वहाँ पे। उसको उसके बारे में लिखने वाले जो 3-4 लोग थे उनमें से कभी डॉक्टर वीर अरोड़ा जी अभी भी हैं। बाकी लोग हैं, बाकी 1-2 की डेथ हो गई है। तो इन्होंने उछाला लेकिन वो वहाँ से उछल करके वहीं दब के रह गया। लेकिन मुझे एडवांटेज था कि मैं उसके बहुत बाद में एक्टिव हुआ। मेरे पास एडवांटेज थी कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल गई मेरे को और मैं हिंदुस्तान टाइम्स में और दिल्ली में और इंटरनेट की वजह से मेरी रीच जो थी इंटरनेशनल हो गई थी करके। तो मैंने उस इश्यू को जो लोगों के दिमाग में था भी नहीं मतलब था खत्म हो गया किसी को नहीं मालूम था कौन था। मैंने उसको उठा के गुमनामी बाबा को आज जो इतनी फेमस है मैंने बना दिया। तो उसका ज़िम्मेदारी मेरी है मतलब। मैंने स्टार्ट नहीं किया लेकिन ये अगर किसी के सर में ठीकरा फोड़ना तो मेरे फोड़ दीजिए आप। कि मैंने उसको पॉपुलर कर दिया। लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया। मेरा मेरा स्टार्ट किया वो काम नहीं। बिल्कुल। हाँ, स्टार्ट और लोगों ने किया मैंने उसको पब्लिसाइज़ किया, इन्वेस्टिगेशन की और उसके तार मैंने जोड़े हैं और उस केस को मैंने और उसके बाद से वो 2001 का ज़माना है और आज का ज़माना है। मुझे हर महीने नए इनपुट मिलते रहते हैं। मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष और मैं दोनों उस पे लगातार उस पे इंक्वायरी की, रिसर्च की, लोगों से मिलते रहे और भी लोग हैं मेरे कई दोस्त हैं, जिनका कोई लेना नहीं है। कुछ लोग मीडिया में हैं, कुछ यहाँ पर हैं, बड़े-बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिनको नेताजी में इंटरेस्ट है। उन्होंने भी अपने तरीके से उसको वेरीफ़ाई किया, लोगों से बातचीत की। वो सारा हमारा कंक्लूज़न सबका मिला-मिलू करके वो सेम है कि इन तीनों थ्योरी में से ये थ्योरी जो है वो ये दिस इज़ द रियलिटी। गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे और सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्लेन क्रैश में नहीं मरे, रूस में थे, लेकिन वो मरा नहीं है और वो जो भारत में जो बोल रहे हैं यही कहानी सच है। तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस का जीवन का जो 30 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिता दिया। बिल्कुल। दैट इज़ द स्टोरी। सर बोला जाता है कि मुखर्जी कमीशन में कि डीएनए का टेस्ट होता है, उसके बाद उनकी हैंडराइटिंग भी मैच होती है और फिर वो दोनों को मना कर देते हैं, कहीं हैंडराइटिंग मैच हो जाती है, कि डीएनए सही हो जाता है, तो देखिए कौन-सी रिपोर्ट दे सही है? देखिए ऐसा है उसमें कि उसमें ये होता है कि पहली बात ये कि अगर कोई मुझे मुझे जैसे लोगों ने आजकल भी मैं आपको बता रहा था अभी ऑफ द रिकॉर्ड करके कि लोग सवाल ये पूछते हैं कि आपका क्या मानना है कि वो सुभाष चंद्र बोस थे? तो मुझे बोलना पड़ता है कि मेरा मानना-वानना कुछ नहीं है। मेरे मानने से क्या होता है? मैं मानने की बात नहीं कर रहा, हम लोग एविडेंस पे चलते हैं। हुँ, मैंने मैं कोई इतिहासकार तो हूँ नहीं जो मैंने जाके नौकरी करनी है इंग्लैंड, अमेरिका में तुम्हारे फ़ेवर में लिख कर के। हमारा कोई एजेंडा उसमें है नहीं, एजेंडा इन लोगों का है। तो हमें तो मेरे को सच्चाई बतानी है। सच्चाई वो है जो एविडेंस में निकल के तो एविडेंस के रूल्स होते हैं, तो उसमें ये कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, उसके मोटे-मोटे 3 रीज़न हैं वो आप क्यों सुभाष चंद्र बोस को मान सकते हैं। हुँ, पहला रीज़न ये है कि आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल है। ये मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन है क्लियरली हुँ, कि जिन लोगों ने उनसे मिले, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया सुभाष बोस के नाम। तो उनका झूठ बोलने का मोटिव नहीं और आई विटनेस अकाउंट अगर आपका क्रेडिबल हो कोर्ट कचहरी में, तो आदमी को फांसी हो जाती है। ये उसकी ताकत है आई विटनेस एविडेंस की। अगर एक ये इसका आई विटनेस अगर ये बोल रहा है कि मैंने इस आदमी को गोली चलाते देखा, तो उसे फांसी होती है। उससे बिल्कुल। बड़ी सज़ा दुनिया में कोई नहीं होती। तो आई विटनेस एविडेंस की ये वैल्यू है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो जस्टिस मुखर्जी जो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, वो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया क्लियरली 2005 की जो रिपोर्ट है, जो 6 में रिलीज़ हुई, कि आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल है। हुँ, अब इसमें भी लोगों को समझ में नहीं आया, मैं नहीं मान अब मेरे को प्रॉब्लम ये आती है कि वो मुझे लोग कहते हैं कि यार दिल नहीं मानता मेरा। जैसे मेरे बड़े प्यारे जनरल बख्शी साहब। बख्शी जी बोलते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं बोला सर जी दिल नहीं मानेगा उसके लिए तो वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट बताएगा। मैं तो एविडेंस बता रहा हूँ आपको। हुँ, तो इसमें दिल के मानने से या मैं नहीं मानता, ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं है, आप इसको मारो गोली। आप पहले आओ कि एविडेंस मैच करा। आई विटनेस, क्रेडिबल आई विटनेस। अब वो क्रेडिबल एविडेंस क्या है, वो अलग कहानी है। लेकिन जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में मेंशन कर रहा है कि विटनेस वर्ड है। तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको पता है कि वो क्या लिख रहा है। दूसरा ये कि वहाँ से जो उनके गुमनामी बाबा के मरने के बाद उनका घर का सामान जब खुला, पहले तो कमरे में घुसना अलाउड नहीं था, लेकिन जब वो खुला तो लोग की देख के हैरान हो गए। दुनिया भर के कागज़-वागज़ सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सब चीज़ें थी और वो आके सुभाष बोस की फैमिली ने आइडेंटिफ़ाई किया। आजकल ये झूठी कहानी फ्लोट करते हैं कि मैंने बोला है। मैंने नहीं बोला, तुम्हारी बुआ ने आके देखा था पहले, भई मुझे क्यों बीच में लेके मेरी बुआ नहीं गई थी वहाँ पे, तुम्हारी बुआ गई। बिल्कुल। हाँ, उनकी फैमिली वाले गए थे वहाँ पे। तो वो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया साहब ये तो नेताजी के पिताजी का छतरा है, ये नेताजी के भाई की वो है, ये नेताजी की माताजी की फ़ोटोग्राफ है। अच्छा। तो वहाँ से बहुत सारा कागज़ चिट्ठी मिली है और वो कागज़ उसमें से कई ऐसे लोग लिख रहे हैं जो सुभाष बोस से
बहुत क्लोज में थे, लीला राय होगी, बघेल होगी, जिनका जिनका झूठ बोलने का मोटिव ही नहीं है, वो उनके स्वभाव वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है। वो लीला राय की फोटो लगी है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। बिल्कुल। तो उनकी चिट्ठियां आ रही है, बातचीत हो रहा है, करस्पॉन्डेंस में आपका चौधरी चरण सिंह का नाम निकल के आ रहा है, संपूर्णन जी का नाम निकल के आ रहा है। तो उसमें वो दुनिया जहान भर का माल है उसमें। तो वो निकलने के उसने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिस मुखर्जी ने बोला कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये दिखा रहा है कि आई विटनेस अकाउंट ठीक है। द प्रॉब्लम विच हैपेंड बिफोर, मैंने आपके सवाल को मैं घुमा के आंसर दे रहा हूँ कि मुखर्जी से कमीशन के साथ जब प्रॉब्लम हुई कि वो उन्होंने क्यों नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा ये बताने के बाद कि देर इज नो क्रेडिबल देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट दिस मैन वाज नेताजी। तो उन्होंने क्लिंचिंग एविडेंस वर्ड यूज किया कि क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है कि नेताजी थे। तो उसका इंटरप्रिटेशन निकाला मीडिया ने कि वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया, उसने ये बोला है कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट तो है, आई विटनेस एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो फोटो उनकी को मिली नहीं वहाँ पे। तो आप फोटो से खैर, अगर फोटो मैं मेरा मानना है फोटो का अब वो बोलेगा कि इसने डॉक्टर करी हुई है, तो आप फोटो को हम छोड़ दीजिए, लेकिन फोटो मिली नहीं, तो उन्होंने बोला फोटो नहीं है, आप फोटो को छोड़ दीजिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, और जो आज भी अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान से अगर बात करोगे आप पॉडकास्ट में या अदरवाइज, तो आपको ये बोलेगा कि गुमनामी बाबा के उन्होंने हैंडराइटिंग सैंपल और डीएनए डीएनए और उठवाया था, खुद का भी टीथ निकाला था, जिससे उससे करके उससे वो नेगेटिव निकला, उससे वो, तो वही मुखर्जी कमीशन ने बोला कि ये जब नेगेटिव निकल के आया तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। अब पॉइंट ये है कि ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जो ये स्टेटमेंट कमेंट पास कर रहे हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में मुखर्जी कमीशन का एम नहीं उनको पता। मैं वहाँ जब ये दांत निकले थे तो मैं वहाँ मौजूद था, ठीक है। मेरे हाथ से ही वो डिब्बी निकल गई जैसे मुखर्जी के पास गई है, क्योंकि वो जब कमीशन की जब हियरिंग हुई है वहाँ पे फैजाबाद में, तो मैं वहाँ पत्रकार की तरह मौजूद था वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मेरी मेरी नॉलेज है, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है। ऑफकोर्स मैं मुखर्जी साहब को भी जानता था, ठीक है ना। तो मैं तो किताब पढ़ के आपको नहीं बता रहा ना, किताब पढ़ के कि उसने ये बोला, जैसे आजकल एक ट्रेंड चल गया ना कि आप किसी किताब निकालो पुराने ज़माने की किसी की, ठीक है, और उस किताब में कोई मान लीजिए कोई शर्मा जी थे, शर्मा जी ने लिख दिया कि नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है वो ब्राह्मणों ने फूँक दी। अब शर्मा जी को तो ऊपर पहुँचे हुए हो गए 40 साल, पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाते कहाँ मरने के, पता नहीं, ये तो पर हमारे सबसे ऊपर पहुँच गए वो। उसके बेस पे मैं ट्विटर में आके लोगों को गाली देना शुरू कर दूँ। गलत है। आप मुझे बोलेंगे कि मैं नहीं कह रहा, मैं तो शर्मा जी को कोट कर रहा हूँ। तो ये जो ये रैकेट हो गया ना साइटेशन के नाम का, कि आप एक साइटेशन दिखा के किसी को भी गाली देना शुरू कर दो, तो मेरा वो काम नहीं है। मैं उस पे नहीं, मैं आपको मल्टीपल एविडेंस दिखा के बात करूँगा और आप वो वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप में जिगरा है तो आके वेरीफाई कर लो। तो उसमें ये था कि हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे हाथ से वो, ये मुझे इनकी पर्सनल नॉलेज है, क्योंकि जब वो मुखर्जी ये सारा सामान सील हो गया था कोर्ट के ऑर्डर पे। सील होने के बाद जस्टिस मुखर्जी ने आके बोला कि इसको अनसील करके सामान को मुझे दिखाया जाए। तो फैजाबाद इन्वेंट उसके जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के ऑफिस में मुखर्जी कमीशन की हियरिंग हुई साल 2001 में। तो वहाँ पे लोकल पत्रकार और यहाँ से मैं, हम लोग सब वहाँ मौजूद थे। तो वो बक्से बड़े-बड़े लेकर आए जो अनसील हुए। जब वो अनसील हुए तो वहाँ पे मज़दूर नहीं थे। तो टंडन जी ने हमने वॉलंटियर, क्योंकि सर हम लोग मज़दूरी, हम लोग कार, हमारे सबसे कार सेवा थी कि हमें मालूम था माल क्या है। तो उन्होंने कहा जी हम सामान उठा के आपकी मदद कर सकते हैं। तो कमीशन ने हमें अलाउ किया कि ये सामान उठा कर के आप हमको दिखाओ। जैसे वहाँ पे बहुत सारी किताब है, तो जस्टिस मुखर्जी ने मुझे बोला कि इसमें से देखो कौन से में हैंडराइटिंग सैंपल अच्छा है। तो मैंने ये काम खुद किया, कमीशन के सामने, मीडिया सारा वहाँ पे था। जो तो बॉक्स था उसमें किताबों के अलावा कुछ और भी अरे था? बहुत कुछ था। मैं बता रहा हूँ कि अच्छा। वो अलग चीज़ है। देखिए उसका अगर किताबों की, जैसे अब आपको बात करूँ, आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि ये चीज़ का एविडेंस मैं नहीं मानते। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आप कभी बस्ती गई हैं? बस्ती शहर जो ये अपना यूपी के अंदर बस्ती जगह है एक, नहीं कोई छोटी सी जगह, नहीं। गोरखपुर में और मेरे ख्याल से आपके लखनऊ के बीच में पड़ता है। छोटा-सा टाउन है बस्ती, जैसे भारत के छोटे-छोटे टाउन होते हैं करके। आज के दिन में छोटा टाउन है। आज के दिन में वहाँ जाके कोई, मेरे को लगता है कि अगर वहाँ कोई लड़की को जीन की पैंट में चली जाएगा तो उसको लोग आँखें दिखाना शुरू कर देंगे। मतलब बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया, जैसे गाँव देहात होते हैं ऐसे कम से कम मैंने ऐसे ही देखा था उसको, मैंने 10-20 साल पहले। मान लीजिए कि उस बस्ती शहर में आप और मैं दोनों के दोनों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में नौकरी करते हैं। आप मेरे सीनियर हो, मैं आपकी जूनियर हूँ, ठीक है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर। और मैं आपको आज खबर देता हूँ, हम बस्ती में हमारी पोस्टिंग है। मैं कहूँगा मैडम आज इसमें क्या नाम है, यहाँ पे शहर में नया बाबा आया और बाबा टाइम मैगज़ीन पढ़ता है अमेरिका वाली। तो आप मुझे बोलोगे कौन सा बाबा पैदा हो गया बस्ती में टाइम मैगज़ीन पढ़ने वाला? ये तो सारे गोबर गणेश घूम रहे होते हैं बैठ हाँ। कर के। यहाँ कहाँ से बाबे आ गए पैदा टाइम मैगज़ीन पढ़ने वाले बस्ती के अंदर? इसकी पूरी इंक्वायरी कर, कौन है बता। और मैं जाके उसके सारे खानदान के ना 7 पुश्तों की पूरी रिकॉर्ड निकाल के आपको दिखाऊँगा। ऐसे ही ये काम करते हैं इंटेलिजेंस वाले, हुँ। ठीक है ना? जी।
तो आप 1900 ये तो अभी की बात है। हम्म 1962 में 63 में बाबा बैठा हुआ है यूपी के अंदर में, वो टाइम मैगजीन पढ़ रहा है, रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहा है, पीजी वुडहाउस के नॉवल पढ़ते हैं बाबे, चार्ल्स डिकेंस का इंटायर कलेक्शन रखते हैं अपने पास में, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ते हैं बाबे, विल डुरांट की हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ये किताबें ना जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग जो पढ़ा करते हैं उस ज़माने में, अभी भी किसी के पास नहीं होंगी ये सब, ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की बुक्स जो है, और दुनिया भर की मैगजीन्स आ रही हैं, किताबें आ रही हैं, वो और उसके मार्जिन पे काट 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 के कमेंट लिखे हुए हैं, वो सुभाष बोस के स्टाइल में, वो ये बाबे पढ़ेंगे वहाँ पे टाइम मैगजीन कोई नहीं बस्ती के अंदर, आज आज के दिन नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़े और जिस बाबा को थोड़ी अंग्रेजी बोलनी अगर आ जाए तो उसके पीछे सारे अंग्रेज आ जाते हैं घूमने के लिए, या बाबा आश्रम खोल लेगा अमेरिका में जाकर के, तो ये क्यों बैठा था बाबा यहाँ चुप करके, करेक्ट ये भी रहता है फॉरेन कंट्री में जाकर के, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ये कि वहाँ पे वो तो दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये तो किताबें देख के आपका दिमाग घूम जाएगा, ये कौन सा बाबा पैदा हो गया यहाँ पे, इस तरह का माल मत्ता लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, जिसके पास में सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स आ रहे हैं, उसके पास में इतनी चीज़ें आ रही हैं, बाइनोकुलर्स लेके बैठा हुआ है, रेडियो सेट लेके बैठा है, रेडियो स्टैम्प पे लीगली अलाउड नहीं था लोग के पास में तरीके से, तो ये आदमी कौन है, ठीक है। तो उसमें ऐसी चीज़ें, तो इसमें ये चीज़, तो उसमें करते करते तो ये जब निकल के आया तो उसी में वो दांत निकले, तो हमने कहा दांत उन्हीं के हैं, हम्म तो ये दी, तो वो जो कहानी ये निकल के आ रही है कि जब वो नेगेटिव निकला तो हमने कमीशन के लोगों से बातचीत की, तो कमीशन के लोगों ने मुझे बोला कि हमको इन पे शक है गवर्नमेंट पे, क्योंकि पहले दिन से ये हमारी इंक्वायरी में मदद नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है जी। जो भारत सरकार इंक्वायरी में मदद ही नहीं कर रही, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो टेस्ट क्यों, उनके लैब टेस्ट करेगी हमारे आज, तो ये तब की बात है, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटी बात बता रहा हूँ कि ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी क्या है, टेस्टिंग कैसे होती है, क्या नहीं की थी, अगर आप सवाल पूछोगे तो आपसे दूंगा। करते 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 क्योंकि मैं आपको कमीशन के लो की बात करूँ कि जस्टिस मुखर्जी उस टाइम पे हमसे किसी से बात सिर्फ नमस्ते नमस्ते या बहुत फॉर्मेलिटी की बात करते थे, बड़ा वो ओल्ड फैशन आदमी थे वो। तो मुखर्जी साहब ने तब बात नहीं की, लेकिन साल 2010, लेकिन हमको मालूम था कि मुखर्जी साहब का भी यही है, लेकिन मुझे उन्होंने पर्सनली नहीं बताया था कभी उस टाइम पे। करते 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 साल 2010 में जस्टिस मुखर्जी का एक गलती से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे और वो अवेलेबल है, यूट्यूब मिल जाएगा, तो मीडिया में आया था, तो टाइम्स नाउ में होगा, तो उसमें करते करते जस्टिस मुखर्जी रिकॉर्डिंग करते, तो गलती से आप कह सकते हो, कुछ उसके अलग सर्कमस्टेंस से गलती से उन्होंने ये बात बोल दी कि बंगला बोला उन्होंने, इनका इंटरव्यू इंग्लिश में था, उसमें उन्होंने बंगला बोल दिया, थोड़ा सेंटी हो गए इस टाइम पे, कि मैं 100% कन्विंस हूँ कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस था, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका, क्योंकि ये भारत सरकार वालों के लोगों ने गड़बड़ी करी है इस केस में। दबाव डाला तो उसमें ये उन्होंने बात बोली करके, उसके बाद में जब उनसे हम मिले हैं करके, उसका मैं कई बार मिला हूँ, फोटो वोटो भी है, मैं मिला, चंद्रचूड़ मिला, मेरे और के जानने वाले मिले, नेताजी के परिवार के लोग मिले, उनसे उन्होंने ये बात बोली, तो उन्होंने हमको साफ बताया कि हमको फ़ोन आया था कि डीएनए मैच हो गया है, लेकिन जब रिपोर्ट आई है तो कुछ और लिखा हुआ है। तो उसके बाद में वो बात अलग है, अब उसमें कि हमने डीएनए में और हैंडराइटिंग में काफ़ी हमने काम किया उसमें। अब उसमें मैं आपको मोटा-मोटा 3-4 बातें बताता हूँ, समझने के लिए, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वो ये है कि हैंडराइटिंग का अलग-अलग चीज़ है, लेकिन उसमें एक एक मूल मुद्दा कि जब आप हैंडराइटिंग की टेस्ट करवाते हैं एक्सपर्ट से, और पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि यहाँ भारत में लोग एक नंबर के दोगले हैं। वो दोगलापन ये होता है कि अपने को सूट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो गलत है। ये दुनिया में सारे कोर्ट कचहरी हैं वर्ल्ड में, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। वो अपने आप में पूरा एविडेंस नहीं है, लेकिन और एविडेंस को मिला करके वो एविडेंस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को लोग बोलते हैं कि जब मैंने कहता हूँ कि भाई गुमनाम में हुआ कि हमारे पास में पॉजिटिव रिपोर्ट हैंडराइटिंग की है, कहते हैं हम नहीं, हैंडराइटिंग की रिपोर्ट को कोई नहीं मानता। आप अगर बैंक में जाएंगे, आपने अगर 10 रुपये का अगर आपने चेक क्लियर करना है, अगर आपका सिग्नेचर मैच नहीं किया तो आपकी जान निकाल देगा वहाँ पे क्लर्क बाबू बैठ करके। मेरे को निकाल दे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं, मैं केवाईसी करने गया था, उन्होंने मेरी जो मुझे जलील किया, मेरे को वो दस्ता नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं चलेगा, कोई कार्ड नहीं चलेगा, आपके सिग्नेचर चलते हैं, और बाबू चेक करेगा, बाबू एक्सपर्ट नहीं है हैंडराइटिंग का। तो जब आपको सूट करेगा तो हैंडराइटिंग आपकी इंपॉर्टेंट है साइन करने सिग्नेचर में, और जब आपको सूट नहीं कर रहा, कभी हैंडराइटिंग की वैल्यू कुछ नहीं है। हैंडराइटिंग की वैल्यू है, दुनिया भर में हर एक कोर्ट में होती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो होता है वो साइंस होती है कि मेरा दिमाग जो है वो सिग्नल भेजता है, मतलब मुझे, और मैं सिग्नेचर करता हूँ अपने। अगर मैं अपने सिग्नेचर पैर से करूँगा तो मैं उसी साइन में करूँगा, ठीक है, लेकिन मेरे पैर के टेढ़े मेढ़े हों, तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है और आपका हैंड, तो ये कहा जाता है कि जब तक आपके ब्रेन में इंजरी ना आ जाए,
आपकी हैंडराइटिंग एक उम्र के बाद 18-19 साल के बाद से बदलती नहीं है। सिर्फ ये होता है कि उम्र के साथ में आदमी थोड़ा, जैसे आप मम्मी पापा के सैंपल कुछ देखेंगे हैंडराइटिंग के, तो एक जगह वो सुभाष चंद्र बोस के सैंपल हैं, वो जब उनकी उम्र 45 साल थी नेताजी की, और यहाँ पे ये बाबा है, इसकी एज 85 ईयर्स ओल्ड है, तो 85 की एज में उनका हाथ कहाँ पर है, तो वो तो नेचुरल हाथ कहाँ पर है, लेकिन जो करने का बाकी स्टाइल है वो पकड़ लेते हैं। और वो तो उसकी साइंस होती है, एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया, तो ये पूरा उसे माना जाता है। तो जब कोई इस तरह की, और खासकर अब कोई ऐसा मुद्दा निकल के आया कि हम लोग कह रहे हैं कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस से होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हैंडराइटिंग जो एक्सपर्ट है वो कुछ मुझे डिटेल में रीजन देगा ना, क्यों हैंडराइटिंग मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर एस के मंडल की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता, 2 पन्ने की रिपोर्ट है। पहले पन्ने में लिखा है कि ये अपनी लैब का नाम वाम करके, और सेकंड पन्ने में एक लाइन में लिख दे कि ये हैंडराइटिंग मैच नहीं करती। ठीक है, ये सरकारी रिपोर्ट है। एक, मैं अमेरिका में लेक्चर के लिए गया तो लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ करवाते हैं टेस्ट डीएनए का और हैंडराइटिंग। मैंने कहा डीएनए का सैंपल मेरे पास नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग के हमारे पास में। तो वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कीजिए एक्सपर्ट्स को यहाँ पे, तो शॉर्टलिस्ट किया, और करते करते एक उन्होंने हमारे एक आदमी, एक कर्ट बैकेट साहब है टेक्सास में, उनको हमने उनको करके, और उनको बताया नहीं केस क्या है। उनको अप्रोच करने वाला भी वो वहीं के थे, उन्होंने अप्रोच किया इंडियन अमेरिकन ने। मैं अभी पिक्चर में नहीं था, शायद मुझे अभी भी शायद ढंग से नहीं जानते वो। तो उन्होंने उनको अप्रोच करके उन्होंने बोला, उनको 2 अलग-अलग हैंडराइटिंग सैंपल दिए इंग्लिश के, मम्मी पापा के साइड से और नेताजी के साइड से ऑथेंटिक। तो उसने 40-45 पन्ने की रिपोर्ट डिटेल में दी, समझा करके और एग्जाम्पल दे देके कि ये सेम आदमी है, और मैं किसी कोर्ट में जा करके गवाही देने को अमेरिकन, उसको कुछ लेना नहीं इस केस के साथ में। बाद में हमने टीवी में, हम लोगों ने प्रोग्राम के लिए बोला, तो टीवी में एक प्रोग्राम था, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, आईबीएन का आनंद नरसिम्हन का शो था। तो उसमें हमने मंडल साहब को बुलवाया, उनको फ़ोन करवा के बुलाओ इसको, रिटायरमेंट के बाद में आ जाए मैदान में, अमेरिका से आ रहे हैं साहब। तो ये मैदान छोड़ के भाग गया, नहीं आया। बट अपने टेक्सास में ये बुजुर्ग आदमी ये सुबह उठ करके या किसने बाइट दी, बहुत अच्छी बाइट। उस बाइट में आपके सुनने के बाद में अपने आपके जो पुलिस के चीफ थे यूपी के पहले, डॉक्टर बिक्रम सिंह जी, उसने बोला ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो इसका कोई झूठ बोलने का मोटिव क्या उसका, अमेरिकन एक्सपर्ट का। तो हमारी रिपोर्ट चेंज कर दी गई थी। मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं अगर आपके सामने 2 रिपोर्टें रखूँ, एक सरकारी रिपोर्ट, थर्ड क्लास रिपोर्ट, और एक अमेरिकन एक्सपर्ट, अमेरिकी आदमी रिपोर्ट आपको दे रहा है गोरा, डिटेल में, कि आदमी सुभाष चंद्र बोस है, और सरकारी रिपोर्ट है उसमें कोई डिटेल नहीं है, बस बोला सुभाष बोस नहीं है, आप किसकी बात मानोगे? जो डिटेल्ड में, जिसका कोई मोटिव नहीं है छुपाने का। कुछ लोग के दिमाग में फितूर होता है ना वो, कि जैसे मैंने बचपन में बात देखी थी कि जितने लोग हिंदुस्तान का झंडा लेके भागते थे ना क्रिकेट के मैचों में, इंडिया 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 इंडिया, मेरे जानने वाले सारे फॉरेन कंट्री भाग गए बाद। तो ये ना इंडिया 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 बहुत करते हैं इस टाइम पे, कि हम तो अपने देश की रिपोर्ट मानेंगे। भैया आप तो मान लोगे, लेकिन जो साहब लोग बैठे हैं दिल्ली में बड़े बड़े, आपके साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये बताओ? ये कहाँ जाते हैं? पेट में दर्द होता तो ये भी तो अमेरिका जाते हैं ना। इनके जब पेट में मिर्ची लगी है तो ये अमेरिका भागते हैं। और मेरी बारी में तुम कह रहे हो कि मैं थर्ड क्लास रिपोर्ट मान लूँ, गवर्नमेंट मुंबई की मान लूँ तुम्हारी रिपोर्ट थर्ड क्लास में। तो हैंडराइटिंग में बड़ा क्लियर कट है, हमारे पास में बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट 3 टॉप एक्सपर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट का ऑफिस, जो डिपार्टमेंट का हेड था टॉप लेवल का, उनका बॉस कपूर साहब, वो तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है कि सेम आदमी है। मेरी 40 साल की ज़िंदगी बर्बाद है एज एक्सपर्ट की, कुछ और निकल रहा है। हैंडराइटिंग कहानी क्लियर, तब उन्होंने जुमले देना शुरू कर दिया, हैंडराइटिंग की रिपोर्ट की वजह नहीं है, डीएनए मैच नहीं था। चलो डीएनए पे आते हैं। डीएनए पे अलग-अलग कहानी है, लेकिन डीएनए पे हुआ ये कि डीएनए की जो वो दाँत वहाँ से मिले थे, उसमें से एक लैब ने टेस्ट में जिसने नेगेटिव बताया, उसमें 2 प्रॉब्लम आ रही। पहली प्रॉब्लम ये कि दुनिया में क्या होता है, विदेशों में अगर आप टेस्टिंग आज करते हैं तो रिजल्ट कल आता है। मतलब कल का मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पहले के टाइम पे टाइम ज़्यादा, आजकल कम है, लेकिन बेसिक प्रोटोकॉल ये होता है कि मैं टेस्ट अभी करूँगा, रिपोर्ट बाद में आएगी। भारत में ऐसी साइंस थी मौजूद कलकत्ता में साल 2003 में, कि टेस्टिंग करने से 6 महीने पहले इनको इसका रिजल्ट मालूम चल गया। तो टेस्ट शुरू हुआ नहीं, रिपोर्ट आ रही है, साइंड सीक्रेट रिपोर्ट आ रही है जून 2004 की, और दिसंबर 2003 में ये लोग अखबार में कांग्रेस के माउथपीस में खबर छाप रहे हैं कि वो सुभाष बोस नहीं था, कि डीएनए मैच नहीं कर रहा। अबे तुम्हें कैसे मालूम की रिपोर्ट, वो तो टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, स्टोरी प्लांट की गई लोगों का दिमाग चेंज करने के लिए। दूसरा, अब ये कि नेताजी को लोग इतना पसंद करते हैं देश में, सरकार के लोग भी हैं, सरकार में सारे के सारे तो साहब नहीं है ना, तो हमें खबरें मिलती रहती। तो हमारा किस्मत क्या हुआ कि वो जिस लैब में टेस्ट हुआ था वही हमें कोई मिल गया, हमारे को सपोर्टर। उसने कहा जी देख खोल के बता क्या लिखा है। उसने बताया जी इसने इन्होंने फाइलों में गड़बड़ करी है,
आप लोग एक काम करो, आप इसका इलेक्ट्रोफोरोग्राम मंगाओ और इसकी जांच करवाओ किसी विदेश के अंदर। इन्होंने रिपोर्ट से इनकवर किया लोगों ने। अब मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी, मुझे क्या पता कौन सी चिड़िया होती है इलेक्ट्रोफोरोग्राम। हमने तो पॉलिटिकल साइंस में एमए की है पास, है ना, मुझे क्या पता क्या इलेक्ट्रोफोरोग्राम है। बिल्कुल। तो पता लगा कि जो इलेक्ट्रोफोरोग्राम क्या होता है कि जो जिसको हम आम भाषा में हम लोग डीएनए टेस्टिंग कहते हैं, वो होता है कि एक मशीन होती है, फॉरेन से आती है, यहाँ में नहीं बनती, उसे बोलते हैं जीनोम एनालाइजर। उसमें आप सैंपल डालते हैं, वो स्कैन करता है। मैं आपको कॉमन भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो स्कैन करता है, स्कैन करने क्या उसका उसकी कंप्यूटर के स्क्रीन पे डाटा आता है, रॉ डेटा। उसको आप चेंज नहीं, एक्सरे की उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उस चीज़ को रीडिंग करता है एक्सपर्ट डीएनए का और रिपोर्ट लिखता है। तो बेसिकली रॉ डेटा होता है अंडा, जिससे आपकी मुर्गी निकलती है। ठीक है? भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है कि ना रहेगा बाँस ना बनेगी करेक्ट, बन। बांसुरी। ठीक है? तो जब इनको कभी गड़बड़ करनी है, इसके भी रिकॉर्ड्स हैं बड़े ज़बरदस्त। ये पूरी कहानी हम पूरा प्रेज़ेंटेशन में दिखाता हूँ लोग एग्ज़ाम्पल दिखा-दिखा के, कि जब कभी ये लोगों के दिमाग में फितूर है कि डीएनए की रिपोर्ट आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा आप उस देश में रहते हो जहाँ पे हनुमान जी का आधार कार्ड लोगों ने निकाल दिया। आप किसकी बात कर रहे हो? वो भी एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। बराक ओबामा का लाइसेंस निकाल दिया उन्होंने ड्राइविंग यहाँ पे। एक नंबर के चोर बैठे हैं यहाँ पे। तो ये रिपोर्ट चेंज करना, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि लोगों ने ये इलेक्ट्रोफोरेग्राम गोल कर दिया। तो इस केस पे उस हमें बोला गया कि ये गायब इन्होंने कर दिया है। आप इनसे सूचना के अधिकार में इनसे रिपोर्ट माँगो। तो हमने सूचना के अधिकार में 3 बार अलग-अलग बार हमारे दोस्तों ने हमारे बिहाफ़ पे इनसे गवर्नमेंट से माँगा कि ये इलेक्ट्रोफोरेग्राम हमें दिया जाए। जो रिपोर्ट है वो मेरे पास पड़ी हुई है, वो हमने गृह मंत्रालय से ले ली है सूचना के अधिकार में। तो रिपोर्ट के 30-35 पन्ने होंगे। उसके बाद में बस एक पन्ना चाहिए मुझे, एक चार्ट है, उसमें कुछ नहीं, ये सब लाइनें बनी हैं ये करके। मतलब आप मेरे लिए आप देखोगे तो कहोगे क्या बच्चे ने क्या निशान ना रखे। दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेग्राम। आई हैव द रिपोर्ट, बट रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेग्राम। नॉर्मल इंटरनेशनल जो ढंग की जो विदेशों में है, वो हर एक में इलेक्ट्रोफोरेग्राम को लगाती हैं ताकि उसको दूसरे एक्सपर्ट भी उसको देख सकें कि तुमने किसके बेस पे, तो नहीं इन्होंने लगाया ही नहीं, इन्होंने ये चोर नंबर 1। ठीक है? तो वो हमने इनसे, तो हमने रिपोर्ट नहीं माँगी, हमने कहा जी आप हमको इलेक्ट्रोफोरेग्राम की कॉपी दे दो। तो पहली बार में इसमें आंसर हमको दिया कि सीक्रेट है। आपको नहीं मिले। यार यूपी के अंदर यहाँ पे 25 लाख बाबे घूम रहे हैं। कौन आदमी गया, कौन, मुझे क्या मतलब उससे? इस बाबा में आप तो कह रहे हो सुभाष बोस नहीं था ना, अगर वो सुभाष बोस नहीं था, इसका मतलब कोई रहा होगा बाबा कोई। अब यूपी के अंदर 1000 बाबा है, मुझे क्या मतलब, मुझे बाबा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सुभाष चंद्र बोस। अब वो कोई नाम ही नहीं पता, कोई उसका ना उसका चाचा था, वो कुछ भी नहीं है, वो अननोन बाबा था करके। कहते हैं सीक्रेट है, सीक्रेट क्या उसके बारे में? उसके 1 डेढ़ साल बाद हमने फिर आरटीआई फाइल करवाई, तो उन्होंने बोला कि अवेलेबल नहीं है अब रिपोर्ट। हुँ। फ्री आंसर दिया उन्होंने। फिर हमने हमने मीडिया बवाल मचाना शुरू कर दिया, प्रोग्राम हुआ, कर्नल का प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ। अनफॉर्चुनेटली एकदम से कोविड आ गया, ये पूरी डिबेट वहाँ दब के रह गई। बट वो जब मामला उठा ना, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, नहीं, नहीं अवेलेबल है, लेकिन वो सीक्रेट है। तीसरी बार फिर फाइल करा, तो अभी इन्होंने बोला कि अवेलेबल सीक्रेट है और नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न उन्होंने लगा दिया उसके अंदर। देना ही नहीं चाह रहे। देना नहीं चाह रहे। तो ये प्रॉब्लम है, उसमें मैं 50 रुपए होते कि और उसके बाद हमने उस रिपोर्ट को, जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है डीएनए की, उसको जाने-माने एक्सपर्ट्स, एक ऑस्ट्रेलिया में है एड्रियन, और भारत में हमारे ज्ञानेश्वर चौबे जी बहुत जाने-माने डीएनए एक्सपर्ट हैं बीएचयू के अंदर। तो चौबे जी ने और एक और एक्सपर्ट ने मिल करके उसने राइटिंग में हमको रिपोर्ट दी है और ये डेमॉन्स्ट्रेट किया कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है झूठी है। और वही बात एग्जैक्टली बात एड्रियन साहब बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके अलावा 2-4 और हैं जिनका नाम रिकॉर्ड पे नहीं है, उन्होंने कहा ये झूठी रिपोर्ट है। आखिरकार ये लोग क्यों छुपा रहे हैं नेताजी की डेथ की, मतलब ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह का कोई इनका बेनिफिट है पर्सनली, या फिर इनको कुछ देखिए लगता याद है, है? ये गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है, आज नहीं तो कल या पहले कभी भी, ये इस केस को वो नहीं खोलना चाहते। कोई पर्सनली? तो जब ये केस नहीं खोलने का फैसला ले लिया गया है कि हम केस को नहीं खोल सकते, तो वो केस को नहीं खोलने देंगे। लेकिन सर क्यों? उसके पीछे भी हाँ, तो कोई वो रीज़न क वो होगा। कारण होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फैसला, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि गुमनामी बाबा का सामान उनके मरने के बाद कोर्ट के आदेश पे जब्त हुआ, कोर्ट के आदेश पे, ठीक है? उनके नेताजी की भतीजे ने कोर्ट केस किया था। उसके बाद में 2013 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस सामान को डिस्प्ले किया जाए किसी म्यूज़ियम के अंदर। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मेरी तारीफ़ की कोर्ट के ऑर्डर में। देवी प्रसाद सिंह जी की बेंच की बात कर रहा हूँ मैं, जस्टिस देवी प्रसाद सिंह। तो मैं चौड़ा के बोल रहा हूँ कि मेरे कोर्ट ने मेरी तारीफ़ की हुई है, मैं बड़ा क्लियर हूँ मामले में। तो कोर्ट ने मेरी तारीफ़ की, जबकि उस टाइम पे कोर्ट को पता नहीं कि मैंने क्या-क्या बातें बोला, मैं उस टाइम में बहुत कम बातें बोली, अब तो मेरे पास बहुत सारी बातें पड़ी हैं। उसके बाद में उन्होंने, हम अखिलेश यादव जी से मिले, मुख्यमंत्री से, ऑफ़िशियली मिले, सारे मीडिया में खबर थी। तो म्यूज़ियम, एक रामकथा संग्रहालय अयोध्या मंदिर, बिल्कुल राम मंदिर के सामने, उस पे उन्होंने सामान को डिस्प्ले पे लगा दिया, ठीक है?
महाराज की गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम महाराज खुद आकर के योगी जी जाके उसका उद्घाटन करेंगे, उसका गैलरी का, पब्लिक को खोलने के कि गैलरी बन गई थी पिछली गवर्नमेंट के अंदर। वो दिन है, आज के दिन है, महाराज वहाँ जाते हैं लेकिन ऊपर नहीं जाते। खुल्लम खुल्ला कोर्ट के आदेश का वायलेशन हो रहा कि कोर्ट ने कहा है कि उनके सामानों को डिस्प्ले किया जाए, आप उसको डिस्प्ले नहीं होने दे रहे। गैलरी बनी हुई है लेकिन उस पर लॉक लगा पिछले 7-8 साल से। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा हो नहीं तो जाके किसी अच्छे वकील को हायर करूँ जाके लखनऊ में, और यूपी गवर्नमेंट की फिजियोथेरेपी हो जाएगी। लेकिन यूपी गवर्नमेंट इसमें मुझे पता है इन्वॉल्व नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बोला है। उनकी पर्सनल कोई दुश्मनी इस केस में नहीं है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि उनको पता है इस केस के बारे में, वहाँ के बहुत लोगों को पता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है, इसमें मल्टीपल, कोई भी बहुत बड़ी बात होगी उसके मल्टीपल कारण होंगे। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हमें गृह मंत्रालय के जो गृह सचिव हैं उनका एक नोट रिकॉर्ड पर आ चुका है। उसमें उन्होंने बोला कि सुभाष बोस से जुड़े कुछ ऐसे कागज़ हैं जिनको दिखाने से पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, खासकर बंगाल के अंदर। ठीक है? दूसरा ये है कि जो मेरे को कुछ लोगों ने बताया जो अंदर से, कि सिस्ट नेता जो होते हैं ना, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका नफ़ा नुकसान देखते हैं कि इससे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये नेताजी की जो कहानी बैठ के आप जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ पढ़े लिखे बच्चों के लिए है। इसका वोट से कुछ लेना नहीं है। अगर आपको वोट लेना है तो आप वो कन्याश्री योजना करो कि सारी लेडीज़ को हम लोग 1000 रुपए की घूस खिलाएँगे, वो मुँह मुद्दा है इलेक्शन का। लोगों को फ़र्क पड़ता नहीं चीज़ों से। और जो हमारे जैसे लोग बैठ के पॉडकास्ट देख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों ने नौकरियाँ-वोकरियाँ करनी है, हमें कोई मतलब नहीं चाहिए। हमने कोई, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हम लोग डिसाइड नहीं करते गवर्नमेंट में कौन आएगा। करेक्ट। तो एक बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पर, इधर वसंत विहार में, इस कोठी में, उस कोठी में, बहुत अच्छा मुद्दा है। आप घंटों-घंटों बैठ के आप कहीं भी बात कर सकते हैं। मैंने जिसके लोगों से किया। लेकिन वो सारा कोई वोट बैंक नहीं है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इसको खोलने से नुकसान ज़्यादा है, हमको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। नुकसान इसमें बहुत सारे हैं। नुकसान उसमें, जैसे पहला नुकसान तो एक तो ये है, आपको मैंने कहा था ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें 2 ब्लॉक बने थे। एलाइड ब्लॉक और एक्सिस ब्लॉक। एलाइड में आपके अंग्रेज़ थे जिसमें जिसमें चर्चिल था, जिसने हमें गालियाँ दी हमारे को दबा करके, और आपके जापान में। जापान। जापान और जर्मनी लड़ाई हार गए। लड़ाई वो हार गए तो सारा का सारा ठीकरा उन्होंने उनके सर पे फोड़ दिया, और हम लोग तालियाँ मारने के लिए पहुँचे उनके साथ में, क्योंकि हमारे भाई लड़ने गए थे वहाँ पे, फौजी मारे उनके साथ, जो अंग्रेज़ों के 1 नंबर के, एक पिट्ठू थे 1 नंबर के। अब प्रॉब्लम ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नेताजी या एलाइड एक्सिस ब्लॉक के जो लोग थे, वहाँ के जो लीडर, तोजो हो गया, हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, या जो भी उनके साथ में जितने ऑफिसर्स थे सुभाष बोस के साथ में, जापानी या दूसरी तरफ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते उनमें से कोई नहीं बचा। कईयों ने सुसाइड कर ली, जो बच गए उनको हैंग कराया, और कईयों पे वॉर कैंप के चार लाकर उनको लटका दिया। तो सुभाष चंद्र बोस बिलोंग टू अ पर्टिकुलर, यू कैन से कि एक्सिस ब्लॉक का हिस्सा थे। उस एक्सिस ब्लॉक का जो दुनिया में एक जो नई दुनिया बनी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, उस दुनिया में इन लोगों का कोई स्थान नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस के बोलो कहते हैं कि अगर जिंदा होते तो क्या कर, जिंदा होते तो कुछ नहीं कर सकते, कि अमेरिका उनको और इंग्लैंड को कुछ काम कर देगा यहाँ पे। तो जब लोग उनसे पूछते थे गुमनाम बोसे कि आप बाहर क्यों निकल के नहीं आ रहे, इसे मेरा निकलना देश हित में नहीं है। माई कमिंग आउट इज नॉट इन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। पीपल ऑफ कंट्री वुड सफर। इस देश के लोग को प्रॉब्लम होगी अगर मेरी लोकेशन बताएगी। मेरे पे वॉर क्राइम्स के चार्ज लगे हैं, मेरे को पकड़ने के लिए दूसरे विदेशों से आप पे हमारे पे प्रेशर आएगा। ये देश के लोग बहुत गरीब हैं, वो मेरी वजह से फंसेंगे, तो मुझे यहीं रहने दो, मैं देश के लिए काम करूँ। करेक्ट। ये ऐसे बोला करते थे वो, कि ये देश में निकल गया। मैंने जब ये बाद में जब ये शुरुआत में के दौर पे मैं लोगों को बोलता था कि भाई, वो बोलते थे कि हमारे पे फॉरेन प्रेशर आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चार्जेस लगे हुए हैं उनके ऊपर, और ये लोग दूसरी विदेशी ताकतें वहाँ पे ताकत लगाएंगी। तो हमारे वो घमंडिया नंबर 1 के, हमारे डीए मारने की आदत, पौरा देख लेंगे, कर लेंगे, यहाँ से बोलने की आदत है हमारे यहाँ पे दिल्ली में लोगों को, कि कौन है, हम हिंदुस्तान है, हम तो ये कर लेंगे। कोई फिल्म देखकर आ गए सनी देओल की, और डींगा मारे बड़ी बड़ी की, ये कर दे। मैंने कहा तुम्हारी हवा तो कतार ने निकाली थी वो जो नुपुर शर्मा वाले केस में, तुम क्या करोगे मीडिया के सामने? आप हो कौन? और ये अभी तो भगवान की दया से कम थोड़े हमारे नरसिम्हा राव की कॉलोनी के हमने कपड़े शपड़े पहनने शुरू कर दिए। आप जाके फोटो में देखो इंसानी की शक्ल क्या थी हमारी आज से 40 साल पहले। हम थे क्या हम लोग? बिल्कुल। सड़कों में तुम्हारी गाय, अभी मैं आया तो 50 गाय तो मुझे भी नजर आ गई यहाँ पे। ये तो अभी की हालत है, आज के दिन में ये हालत है। मैं साउथ दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली में गाय बैठी सड़कों पे। तो 40 साल पहले देश क्या हालत में था, आप ये पूछ लीजिए उसका। अभी हम बात कर रहे हैं पंडित जी के टाइम पे सबसे गरीब देश में से एक था हमारा देश। उसने कहा मेरा निकलना देश हित में नहीं है।
ठीक है, चलो वो बात पानी होगी। उसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम एक और बड़ी प्रॉब्लम है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है जिस वजह से कोई इसको नहीं हाथ लगा रहा, वो ये है, और इसका रूट कॉज़ है। वो रूट कॉज़ ये है कि इस देश का एक नेशनल नैरेटिव है। तो वो नैरेटिव उन्होंने उन्होंने बना दिया कि वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और इसको सारे के सारे डपली बजा करके ये उछालते हैं। और इसकी नैरेटिव की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि पहली बात, ये नैरेटिव क्यों फ्लोट किया गया? ये नैरेटिव फ्लोट करने का जो मेन कारण था कि अंग्रेज़ों को अच्छा दिखाओ, कि साहब लोग बड़े अच्छे लोग थे यार। आया हमारे इन्होंने हमारे आए थे, हमने उनको बोला, चले गए प्यार से। 200 साल तो तुम्हारे डंडे बजाए, तब तुम्हें लगा नहीं आया कि अच्छे थे बुरे थे वो। दिल्ली में मकान किराएदार को छोड़ता नहीं है हिंसा से, और आप उनको बोल रहे हो कि उन्होंने छोड़ दिया हिंसा से आपका मामला। इंटेंशन ये था कि साहब बड़े अच्छे लोग हैं, आराम से चले गए, मेरा बच्चा भी इलाज चला जाएगा, लंदन चला जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? अपना इंटरेस्ट था साहबों का, जो लोग पावर चलाते। तो ये जो थ्योरी है कि अंग्रेज जो हैं अपने आप बड़े बड़े अच्छे, बेचारे बड़े अच्छे लोग थे, गांधी जी ने वो और 4 लोगों ने धरना दिया, वो चले गए शांति के नाम पे, ये थ्योरी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कानून। अब ये मशहूर हो गई इंग्लैंड वगैरह अमेरिका में, तो उनको भी नुकसान नहीं, उन्होंने लगा दी मूर्ति वहाँ पे लगा। अब ये सारे जो यूरोप अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये मशहूर हो गई है। अमेरिका में मशहूर हो गई, गांधी ने शांति से आपने भगा दिया उसको करके। तो ये थ्योरी जो है वो सेलेबल है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है? और वेस्टर्न कंट्रीज़ कौन है? ये वो कंट्री है जहाँ पे हमारे साहबों के बच्चे वहाँ बैठे हैं सबके, वन टू ऑल। कोई पार्टी निकाल लो, कुछ निकालो, सब वहीं बैठे हुए हैं। ये मुझे अब मैं ये मुझे समझ में आया जब मैंने अमेरिका में मैं 50 में से 20 स्टेट देख करके आया, कि सबका खानदान वहाँ बैठा हुआ है। यहाँ बैठ के आप मुझे स्वदेशी की आप गोलियाँ पिला रहे हो, लेकिन तुम्हारा खुद का लौंडा बैठ कर के वहाँ पे कैम्ब्रिज के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? इन्होंने अपनी दुकान वहाँ लगानी है, इनका खानदान वहाँ शिफ्ट होने वाला है। ये थ्योरी वहाँ सेलेबल है, वहाँ जाके आप सावरकर की और शिवाजी की स्टोरी नहीं बिकने वाली। ना ये बेचने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। ये जाके गांधी जी की मूर्तियाँ ठोकते हैं कि गांधी जी की का नाम चलता है कि गांधी जी की स्टोरी में अंग्रेज़ों को अच्छा दिखाया जाता है। इसीलिए। अगर आप ये जाकर के बोलना शुरू कर दो कि भारत को आज़ादी इस वजह से नहीं मिली थी, और कल को मैं बोल दूँ कि साहब सुभाष बोस की वजह से कि नेताजी जिंदा थे, प्रधानमंत्री कल को आके बोलते हैं टीवी में कि साहब वो जीवित थे, ये प्रॉब्लम थे, हम निकाल नहीं पाते, लेकिन मैं आपको पता कंट्री में कितना बवाल मचेगा। मेरे जैसा 2 टके का आदमी बैठ के 2-2 घंटे के पॉडकास्ट कर रहा है, तो उसको बैठ के इतने लोग सुन रहे हैं। लेक्चर्स दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं बैठ करके। इतना बवाल मच रहा है मेरे बोलने से। मैं हूँ कौन, ठीक है? मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, मुझे याद है कि हमारा टाइम्स नाउ में अर्नब बहुत सपोर्ट करते थे ज़माने में। तो अर्नब ने मुझे एक बात बताई थी बात करके कि उनके चैनल में कोई टाइम्स नाउ ज़माने में बहुत कंट्री में देखा जा रहा था। कहते हमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने बॉस आपने दिखाया क्या अभी? तो इतना रिएक्शन आज के दिन में हो सकता है। तो इमेजिन करो अगर असली आदमी अगर प्रधानमंत्री बोल दे, तो क्या बवाल मचेगा देश में। बहुत। तो जब बवाल मचेगा तो निकल के आएगा ना कि भैया आज़ादी तो मिली सुभाष बोस की वजह से, और खीर खिला दिया आपने किसी और के नाम पे। तो लोग बोलेंगे भाई उसकी मूर्ति हटाओ, ये लगाओ, इसका नाम करो। प्रॉब्लम ये हो रही कि ये नेताजी की कहानी है कि इंडिया आज़ाद अहिंसा से नहीं हुआ था। इंडिया आज़ाद हुआ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को एक्सिस फोर्सेस ने सपोर्ट किया है, जापान ने, जर्मनी ने और सबने। बिल्कुल। ये कहानी बिल्कुल भी सेलेबल नहीं है यूरोप अमेरिका में कि ये उनके जानी दुश्मन है। वो जर्मनी के जानी दुश्मन है, वो इटली के जानी दुश्मन है, वो जापान के जानी दुश्मन है। ये स्टोरी यूरोप अमेरिका में नहीं बिकने वाली। और ये जमात आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका एक ही यार्डस्टिक है, इनका सबका खानदान यूरोप अमेरिका में बैठा हुआ, जो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो नहीं, वो फिर वो कहानियाँ साहब ये मत करो, ये बेकार का इशू है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये है, वो है करके। ये नहीं बताएगा जी मेरा मेरा खानदान कहाँ बैठा हुआ। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये आपके भारत का जो मेन नैरेटिव है, जिस पे आपने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है इस्लाम पे प्रमोट करने के लिए। मैं अपने जीवन में 25 साल जो खराब होके बैठा हूँ, अगर मैंने इसका 2% गांधी जी के बारे में बोल दिया होता ना, आपको सपने में यकीन नहीं होगा मेरी चांदी हो चुकी होती है। दुनिया भर में यहाँ वहाँ घुमाते हैं मेरे को, यहाँ जा इधर जा सरकार के खर्चे पे, वहाँ जाके लेक्चर दे, और अजीब-अजीब किस्म की बातें। मैं आपका सिर पीट लिया मैंने देखे। मैं शिकागो में था अमेरिका में, वहाँ पे जाकर के ये अंग्रेज़ों को गोरी चमड़ी वालों को बरगला रहे हैं हमारे हमारे एम्बेसी के लोग कि हमारे पास तो ऐसी, हम तो शांति से चीज़ें सुलझा लेते हैं। अरे यार, पूरी आर्मी खड़ी है, क्या बेकार की पागलों वाली बातें कर रहा है? हुँ। ये वाहियत बातें क्या बोलते हैं? हमारा प्रधानमंत्री जाकर के जर्मनी में कह रहा है कि गांधी जी के रास्ते पे चल करके आतंकवाद को हराया जा सकता है। अगर गांधी जी के रास्ते पे चल के आतंकवाद को हराया जा सकता है, तो अजीत डोभाल क्यों गए थे कश्मीर में? इसको भेजो डिग्गी राजा को, ये गांधी जी का चेला नंबर 1 है भाई। वो दोगलापन है ना। बिल्कुल है। कि आप बातें तो मानते नहीं हो कि गांधी तो बोला कि आर्मी डिसबैंड कर दो, आर्मी की जरूरत नहीं है हमारे को। आपने की थी ना 62 से पहले, आपके दिमाग में ये था ना कि हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है हमारे को। तो जब चाइना ने ठुड्डे मारे तो आपको अकल आई, तो आपने पूरी फौज खड़ी कर ली।
पर वो तो है ना, वो तो गांधी जी तो बोल रहे फौज डिसबैंड होगी। एक भी गांधी भक्त में नहीं गया फौज के अंदर। कितने गांधी नेता फौज में गए थे? कोई गया फौज में? कुछ ना, कभी कैप्टन कर्नल बनाओ, कोई गांधी जी का कोई चेले से पढ़े का लड़का नहीं ना, वो सारे शांति वाले लोग, सारे आपको अमेरिका मिल जाएंगे, न्यूयॉर्क में, लंदन में मिल जाएंगे आपको। तो चलाओ पूरी बात कर, मैं तो नहीं बोला, आप मनाइए ना। गुजरात में क्यों बेवड़ा बंद किया, दिल्ली में भी बड़ा बंद, ये गांधी जी पूरे देश के है ना, तो क्यों गुजरात में बेवड़ा बंद, पूरे देश में बेवड़ा बंद है, तो पूरे फेवर उस बात पर उस पूरी कहानी के। तो ये दोगलापन और ये चीज निकल की, ये कलेश होगा इस पे। जब कलेश होगा तो उसका कोई फायदा तो होगा नहीं, वोट तो मिलेगा नहीं, लोग आपस में लड़ेंगे टीम में आकर के यहाँ वहाँ पे। तो नेताओं को एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन में वोट चाहिए होता है। तो शायद उनके हिसाब से ये वोट लेने की कोई फायदा नहीं है, और उसका नुकसान ये कि आप यू विल बी इन सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न कंट्रीज, उसमें कलेश होगा। जब मोदी जी ने नेताजी की मूर्ति यहाँ लगाई थी अपने यहाँ पे इंडिया गेट पे, तो दबा के लोगों ने गालियां इनको दी उल्टी सीधी कि हिटलर के सपोर्टर की मूर्ति लगा रहा है। अभी भी बोल रहे हैं भारतीय लोगों ने। वो हिंदू की जो, आप इमेजिन करो, द हिंदू न्यूज पेपर की जो एडिटर है, वो ऐसे लिख रही है ऐसे कि उसका खान, ऑब्वियसली वो खानदान उसका अमेरिकन होगा, कि उसको लगी ना कि भारतीय हो, बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल से लिख रहे कि मोदी गलत काम कर रहा है। तो यहाँ तो एक पुरानी हमारे यहाँ पे है ना कि वो हनुमान जी जब अपनी छाती खोलते थे ना, वो अंदर से कहते ना भगवान राम की और सीता मैया की मूर्ति दिखाई दी थी। ये इनकी छातियाँ फड़वा के अंदर से सारे अमेरिकन चीजें निकल के आएंगी, सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं यहाँ पे, चमड़ी इनकी काली है, अंदर से अंग्रेज हैं ये लोग। जाइए जिम, दोगलापन है। बिल्कुल दोगलापन है। जाइए जिम खाना क्लब में जाके देखिए, सारे अंग्रेज हैं ये लोग। आपको दिखाने के लिए आपको आपको लगा कि चमड़ी काली है, चमड़ी काली है, अंदर से तो अंग्रेज है पूरा का पूरा। उसका वही हिसाब किताब है बात करने का, स्टाइल करने का। तो इनके फेवर में नहीं है। तो पूरा जो टॉप लेवल की जो क्रीम है वो इसके फेवर में नहीं है केस के, क्योंकि ये केस यूरोप अमेरिका में सेलेबल नहीं है कि भारत को आज़ादी मिली इनकी वजह से, जिनके वो जानी दुश्मन थे। ये बहुत सेफ गेम है कि आप ये प्रमोट करो कि गांधी जी की वजह से मिला था, और गांधी जी का नाम चलता है वहाँ पे कि सब अंग्रेज भाई खुश रहे, हम भी खुश रहे। सर, आप इस जर्नी में 25 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी ये केस चल ही रहा है। इसमें हमारी ऑडियंस और हम सब लोग मिलके आपकी कैसी मदद कर सकते हैं कि इस जो रहस्य है जो नेताजी का उसे वो सॉल्व। ये देखिए, मैंने 25 साल में, मैंने और चंद्रचूड़ ने, हम लोगों ने काफ़ी डाटा इकट्ठा किया, ठीक। और तुम कुछ कर सकते नहीं, हम तो कोई नेता तो है नहीं हम लोग। तो वो डाटा ही हम चाहते हैं कि उसको डिसेमिनेट किया जाए ताकि लोग उसको पढ़े जाने। तो पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया, उस पॉडकास्ट को शेयर करें। ओके। मैंने कई बार पहले भी लोगों को बोला है, कईयों को, लोगों को, खासकर मेरे बंगाली दोस्तों को शायद ये डाउट है कि ये पॉडकास्ट शेयर करने से टैक्स लगता है गवर्नमेंट का। कोई टैक्स नहीं लगता, फ्री है। आप इसको कट एंड पेस्ट करके डालो व्हाट्सएप पे, जैसे आप उल्टी चीज़ें लोगों को फॉरवर्ड करते हो कि ढंग के पॉडकास्ट फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। तो पॉडकास्ट देखें, पॉडकास्ट को शेयर करें, थोड़ा सा समझ आपको आएगी कि क्या है। फिर वेरीफाई करें कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, चेक करें, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं इसमें। दूसरा ये कि आप किताबें पढ़ें। किताब से अच्छा मैं आपको नहीं समझा सकता। हमारी किताबें, हम उसका लिंक डाल दें नीचे। किताब में हमें डिटेल में, आपको लगे नहीं नहीं आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं कहा, आप तो एक हैंडराइटिंग रिपोर्ट की बात कर रहे हो, 2 और भी हैं, या सारी बातें बोलूँगा तो 10 घंटे का पॉडकास्ट नहीं हो जाएगा ना। पागल तो नहीं हूँ ना मैं, 10 घंटे बहुत बकता रहूँगा। सब कुछ है, सब लिखा हुआ है। इतनी मोटी किताब पढ़ ले जा करके, छोटी भी पढ़ी है, वो भी पढ़ ले जा करके, सब कुछ है। हमने सारी बातें कवर की हैं, और जो आपके दिमाग में नहीं है वो सभी कवर कर चुके हैं। लेकिन वो समझने बोलने का, मैं नहीं हर जगह नहीं बोल सकता, टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तीसरा ये कि हमारा एक जो काम जो है, आज खासकर सीज़न भी आ गया कि मैं लेक्चर देता हूँ अपनी प्रेज़ेंटेशन के साथ में। जो मैंने कहा ना विदेश में, देश में, कि मुझे लोग बुलाते हैं, तो पीछे स्क्रीन लगा करके पीछे वो अपना प्रोजेक्टर से अपने वो हॉल में अपने वीडियो, ऑडियो दिखा करके, गाने-वाने समझा के आपको वो करते हैं। लोगों को बड़ा मज़ा आता है, बहुत जगह किया। मेरा लास्ट लेक्चर IIT मद्रास में हुआ था अभी 1 डेढ़ महीने पहले। तो उसके लिए बुलाए, मैं ट्विटर वगैरह पे हूँ, वहाँ पे मुझे डाल दें तरीके से, तो मैं दे कैन रीच आउट टू मी, तो वो करें। और एक और चीज़ है, पहले मैं लोगों से पैसे-वैसे की सपोर्ट में मैं नहीं माँगता था, जो कि मेरे से गलती हुई है, क्योंकि बिना उसके पब्लिक सपोर्ट के पब्लिक कॉज़ नहीं करना चाहिए, और आप दूर तक जा भी सकते नहीं। और मेरे हाथ बंधे हैं कि पैसा नहीं है। तो मेरा यूपीआई आईडी आप मुझे यहाँ फ्लैश कर दो। मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप एरो-गैरो को उठा के लाखों रुपए देते हो, मुझे ₹10 दे दो उठा कर के बस। कि कम से कम बहुत सारे लोग मुझे ₹10 दें, तो कम से कम मैं फाइनेंशियली अपना सिक्योर हूँ, कि मुझे, क्योंकि ये काम नौकरी करने के साथ में नहीं चल सकता। बिल्कुल। मैं साधु महात्मा तो हूँ नहीं, मैं तो जाके कोई तांत्रिक साधना करूँगा नहीं, मुझे तो रोटी-पानी चाहिए। बिल्कुल सर। मुझे भी खाने, मुझे पिज़्ज़ा खाने में अच्छा लगता है, मैं तो घास-फूस खा के रहूँगा नहीं, ठीक है। तो मुझे एक नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर सकूँ, सिक्योर रहूँ, सब कुछ छोड़-छाड़ के काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग देते हैं। मैं कोई आपसे वो तो नहीं माँगा ना कि आप उठा के दुनिया जहान भर की जो नेगेटिव वेबसाइट्स हैं, उनको आप उठा के लाखों रुपए की आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमने कौन से पाप किए? मैंने वहीं से पिकअप किया था कि अगर आप गलत लोगों को पैसा दे सकते हो, तो मैंने क्या पाप किया कि मैं आपसे पैसा नहीं माँग सकता, कि आप मुझे मेरे यूपीआई में डाल दीजिए पैसा।
बाकी मैं उसका टैक्स दे दूंगा गवर्नमेंट को, अगर पैसा टैक्स के रेवेन्यू उसमें आएगा तो मैं तो छुपा सकता। सर की सारी डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे नेताजी की जो डेथ है, उसका जो रहस्य है वो सॉल्व हो जाए और सर की भी मदद हो जाए, क्योंकि सर इसमें 25 साल से अपनी पर्सनल लाइफ, अपना फैमिली, अपना सब कुछ जॉब वगैरह छोड़ के लगे हुए हैं। उनके साथ उनकी फ्रेंड्स भी हैं, मिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, इतना अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है आज। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक हमारा पॉडकास्ट देखा। थैंक यू सो मच।